वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार चल रहा था। आज फाइनली आपको मिल गया है आपकी सुपर 30 सीरीज, द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ बायोलॉजी का सेशन नंबर 1। सबसे पहले मैम आज इस सेशन की शुरुआत कैसे होने वाली है, कैसे होने वाला है इसका श्री गणेश। चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको काफी सारा मैंने कुछ छोटे ग्लिम्स में पार्ट्स में आपको इसके बारे में बता के रखा हुआ है ऑलरेडी, जब से इसके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही हैं। बट अब क्योंकि फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आज सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आज इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना तो बनता है या नहीं, बताओ। तो आज मैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी एग्जैक्टली क्योंकि आप सबको पता है कि टारगेट हमारा है 30, राइट। हर एक सेशन में आपको दिए जाने वाले हैं 30 क्वेश्चंस, तो मैं उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी। विद इन 3 to 4 मिनट्स हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि फटाफट से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट कर देती हूं मैं आपको बताना अबाउट दिस सीरीज कि भाई ये सीरीज क्या है, इसके अंदर हम कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं, किस टाइम पर आपको इसके सेशंस मिलने वाले हैं, क्यों मैं इन्हें 4 अलग सेशन में आपके लिए लेकर आ रही हूं। क्या ये एक ही तरह की सीरीज के 4 अलग पार्ट्स हैं? तो नहीं, ये एक ही तरह की सीरीज के 4 अलग पार्ट नहीं है। इस सीरीज के अंदर आपको 4 अलग तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 4 अलग सेक्शंस मिलने वाले हैं। इसीलिए ये 4 डिफरेंट सेशंस इसके लिए डिजाइन किए गए हैं। काफी प्लानिंग, काफी मेहनत से इसका कंटेंट मैंने आपके लिए जगह जगह से ढूंढ के बटोर के एक इंपॉर्टेंट सा एक मोटिव जो मेरा था इस पूरी सीरीज को रिलीज करने के पीछे और इसके सारे सेशंस को डिजाइन करने के पीछे, वो मोटिव मैं आपसे शेयर करूंगी, प्लस इसकी टाइमिंग्स, इसका सिलेबस कवरेज और इसकी एक इंपॉर्टेंट खास बात, ठीक है। बस इन चीजों को डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे सेशन 1, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या है सुपर 30 सीरीज, समझेंगे सुपर 30 सीरीज के बारे में। और ये देखो श्री गणेश हुआ है जादुई शक्तियों के साथ, ठीक है। किसके साथ हुआ है श्री गणेश? जादुई शक्तियों के साथ। चलिए भाई, कौन सी नई बात है, मुस्कान मैम की क्लास और जादुई शक्तियां ना आए, ऐसा आप आज तक कभी हुआ है क्या? हुआ है इससे पहले कभी? हाँ, जितने लोगों ने अगर इससे पहले क्लासेस मेरी देखी हैं सबको पता है कि ये तो मैडम आम बात है, वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट। हम बात कर रहे हैं सुपर 30 सीरीज की, जो आपके मिड टर्म एग्जाम को टारगेट कर रही है, आपके मिड टर्म एग्जाम को टारगेट कर रही है, राइट। और ये जो सीरीज है ये आपको 4 डिफरेंट सेशंस में प्रोवाइड की जा रही है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। 4 डिफरेंट सेशंस में ये सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसका मोटिव क्या है, सबसे पहले मैं इन सेशंस का मोटिव आपको बताऊं। देखो, ये जो 4 डिफरेंट सेशंस है, ठीक है, इसकी डेट देख लो। 21 आज जो आप फर्स्ट सेशन ले रहे हो, कल बैक टू बैक। पहले मैंने इसे ऑल्टरनेट प्लान किया था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम हमें तो जल्द से जल्द चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बस आप तो ले ही आओ, वी आर वेटिंग फॉर सुपर 30, तो बस भाई बैक टू बैक अब ये सेशंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 23rd एंड 24th, ओके, ये है आपकी डेट्स जिन पर आपको ये सेशंस मिलने वाले हैं। डन इतनी बात, ठीक। अब देखो इन सेशंस में आपको क्या मिलने वाला है। क्या ये सेशंस में सब में कंटिन्यूअस में आपके पूरे एमसीक्यूज चलाने वाली हूं? तो ऐसा नहीं है, काफी इस तरह की सीरीज होती हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि हम मिड टर्म को पूरा टारगेट कर रहे हैं, तो मिड टर्म एग्जाम में आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, उस पूरे पैटर्न के बेसिस पर यह सीरीज बनाई गई है, ठीक है। मैंने यहां पर आपके पैटर्न के हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है। सबसे पहला सेक्शन जो आप लोगों का होता है एमसीक्यूज, जिसके अंदर लास्ट में असर्शन रीजन भी होते हैं, तो ये सेशन आपका उसी को टारगेट करेगा, एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस को, ठीक है। देन आपका सेकंड सेशन टारगेट करेगा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, जो होते हैं आपके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं, राइट। तो यहां पर हम टारगेट करेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, ओके। आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने यहां जरा शॉर्ट में लिख दिया है भाई, क्योंकि हमें काम की बात पे आना है। डन। अब देखो नेक्स्ट जो सेशन होगा ये टारगेट करेगा आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। ये टारगेट करेगा आपके
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ये आपको मिलते हैं 5 मार्क्स में, राइट? आपको इन्हें 5 मार्क्स के लिए सॉल्व करना होता है। लास्ट सेशन जो आपका होगा, लास्ट सेशन जो होगा आपका, ये डील करेगा आपके केस बेस्ड स्टडीज के ऊपर, ठीक है? आपकी जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ हम हमारे लास्ट सेशन में डील करने वाले हैं। और मैम ऐसा क्यों आपने डिजाइन किया कि आप इनके साथ सबसे लास्ट में डील कर रहे हो? तो भाई हर एक चीज का, मैं कह रही हूँ सुपर 30 सीरीज मेरी काफी मतलब डिजाइन की हुई सीरीज है। इसमें मैंने हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा है, तभी उसे डिजाइन किया है, एवं रैंडम कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? केस बेस्ड स्टडीज को लेकर मैंने काफी देखे हैं डाउट स्टूडेंट्स के मन में, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में मैंने इनको लेकर फियर देखा है कि इतना लंबा चौड़ा कुछ भी केस दे देते हैं, फिर उसको समझो, फिर क्वेश्चंस को समझो, फिर ऑप्शंस को समझो, फिर टिक करो, टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, आंसर समझ नहीं आता है, इजी कॉन्सेप्ट घर आने के बाद लगता है, वहां पे पता नहीं क्यों ये इतना डरावना लगता है। काफी सारी चीजें मैंने इसके बारे में देखी है, ठीक है, सुनी है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास? देखो, जब मैं आपको एमसीक्यूज एसोसिएशन रीजंस करवा चुकी होंगी, हर सेशन आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आने वाला है, विच इज मोर देन एनफ। क्यों मोर देन एनफ वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? एमसीक्यूज एसोसिएशन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इतना पूरा कंटेंट जब आप कवर कर चुके होगे, आपको मैं 80% to 90% कॉन्सेप्ट जो है वो इस पूरे मिड टर्म सिलेबस के करवा चुकी होंगी। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस पर जब आप आओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बिल्ड हो चुका होगा, आपको इन क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा। इन क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा क्योंकि इसकी इनफ प्रैक्टिस हम यहां करेंगे। अब आप सोचो, ये सेक्शन जो है इसमें सिर्फ केस बेस्ड स्टडीज है, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं लास्ट सेशन के अंदर। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप समझ रहे हो, 30 क्वेश्चंस आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे यहां मेरे साथ विद एक्सप्लेनेशन, तो क्या इससे बाहर कुछ जाएगा? क्या अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न बच जाएगा जो यहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो और आपके पेपर में आता है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए? बताओ, कुछ ऐसा बाकी रहने वाला है? नहीं, राइट? यह तो हो गई भाई, ये तो हो गई आपकी फॉर्मेट की बात, आपकी टाइमिंग्स की बात, राइट? ये हो गया आपका क्या? टाइमिंग्स एंड फॉर्मेट, ठीक है? ये हो गए आपके टाइमिंग्स एंड फॉर्मेट। अब हम नेक्स्ट डील करेंगे हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मैम हम सिलेबस क्या कवर करने वाले हैं। देखो, सिलेबस आपको मिलने वाला है, सिलेबस आपको इस पूरी सीरीज का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। किसी भी स्कूल का रैंडमली हम अगर सारे ही स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कंसिडर करने हैं, किसी का भी कोई भी ऐसा ना हो कि कुछ पोर्शन छूट जाए, तो हमने 50%, राइट? मिड टर्म में 50% से ज्यादा पूछा नहीं जा सकता, ठीक है? वो एक एवरेज रेंज होती है, 50% ही मिड टर्म के लिए डिसाइडेड होता है। तो 50% सिलेबस, अब यहाँ पर मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ क्लास 11th और 12th दोनों के लिए, ये जो इंट्रोडक्शन है वो तो सेम ही है, राइट? टाइमिंग सबके लिए सेम है, ठीक है ना? डेट सबके लिए सेम है कि भाई 21st, 2nd, 3rd एंड 4th को मिलने वाला है। टाइमिंग्स आपको जो रिलीज हो रहे हैं सेशंस वो आपको पता चल चुकी है। फॉर्मेट सबके लिए सेम है, फॉर्मेट 11, 12 दोनों का सेम है, ठीक है? सिलेबस पैटर्न जो है वो भी दोनों का सेम है, ठीक है? फॉर क्लास 12th अगर हम बात करें, 13 चैप्टर्स आपके पास है, 50% चैप्टर्स यहाँ पर फॉर मिड टर्म मैंने कंसिडर किए हैं, ठीक है? तो 50% सिलेबस का कवरेज है, ठीक है? 50% सिलेबस जो है आपका यहाँ पर कवर किया गया है सीरीज के अंदर, ठीक है? बिगिनिंग से, कहां से? बिगिनिंग से 50%, ओके? ये हो गए आपके चैप्टर्स, ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करूं मैं अगर इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात की, ठीक है? एक लास्ट पॉइंट जो अब डिस्कस करना रह गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज की, सबसे खास बात इस सीरीज की कि इस सीरीज में ऐसा क्या खास है मैम? इस सीरीज में ये खास बात है, ठीक है? इस सीरीज में ये खास बात है कि मैं आपको ये कह रही हूं कि जब भी आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करोगे, अभी इन सेशंस को अटेंड करोगे, तो अभी तो मिड टर्म प्रिपेयर करोगे ही। जब फाइनल एग्जाम्स के लिए भी आप इस सीरीज को वापस से अगर उठा के प्रिपेयर करोगे, एक बार फिर से अगर रिवीजन लगाओगे, तो फाइनल एग्जाम्स के लिए भी ये जो बिगनिंग के 50% क्वेश्चंस हैं, आपके चैप्टर्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इनका प्रिपरेशन आपका सॉलिड हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ मैम? क्या सिर्फ 30 क्वेश्चन से आप ये पूरा प्रिपेयर करवा सकते हो? इज इट पॉसिबल? तो देखो, अप्रोच से फर्क पड़ता है, ठीक है? अगर कोई भी ये मैंने इससे पहले जो 11th का सेशन लॉन्च हुआ है उसमें भी कहा है, ठीक है? आपको भी मैं बता दूं
कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई ये 30 क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया तो बस आपके जो 16 क्वेश्चंस का फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट मैंने देखा है 12 to 4 वाला जो आपका पोर्शन चलता है, 11 to 12 आपके एमसीक्यूज एंड देन 3 to 4 असर्शन रीजंस, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन को हम आज सेशन में टारगेट करने वाले हैं, उसी की मैं बात करूंगी कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई 30 क्वेश्चंस है, बस आप इनको कर लो, आपसे बन गए पूरे 16, आपसे बन गए पूरे ये, ठीक है, या इन्हीं में से आएगा सब कुछ, ठीक, इन्हीं में से आएगा सब कुछ, ये वाली जो लाइन है, ये कोई भी ऑनेस्ट टीचर कभी भी आपसे नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आ जाए, ये कहने पे स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि बस ये सेम क्वेश्चन आएगा मेरे एग्जाम में और ये सी इसका आंसर है, सी में लगा के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये थिंकिंग आई होप ना हो, अगर है तो प्लीज क्लियर इट। ये कभी भी वर्क नहीं करती है, ना ही कभी ऐसा कुछ होता है। ये सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड जो आप बस सोते वक्त देखते हो। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है? अगर आपको यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस हर एक सेशन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन, तो अब आ रही है आपकी इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात के ऊपर हमारी डिस्कशन, जो ये कह रही है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्लास 12th में, अगर हमारे पास एक कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया है कि एपोमेक्टिक सीड का एग्जांपल यहाँ पर से कौन सा है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता के बात खत्म नहीं करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एपोमेक्टिक सीड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वो डेफिनेशन पता चल गई तो उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड या उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड या उसकी प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन आएगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे जरूर बनेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये 30 क्वेश्चंस नहीं हैं, ये आपके 50% सिलेबस से उठाए हुए 30 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको क्लियर करवाए जाने वाले हैं। तो अब आप समझे कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डर। ईच क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डर। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते हैं सबसे ज्यादा, मतलब मेरे तो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा फेवरेट हैं, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डर, यही इस सीरीज की सबसे खास बात है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन जो दिया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, जो सॉल्व करवाया जाएगा, वो आपके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फिर आप इजीली बना कर आओगे। समझे मेरी बात? ठीक है, हर एक क्वेश्चन, चाहे आपका एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन हो, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग या केस बेस्ड, सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। आई थिंक ये मोर देन इनफ था इस सीरीज का इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब बिल्कुल भी वेट किए बिना बहुत इंतजार आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी, मुझसे भी अब इंतजार नहीं हो रहा है। अब बस मन कर रहा है मैम फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाए, आंसर हम बता दें और आप एक्सप्लेनेशन दे दो, बस अब तो यही चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले सकते हैं। एक बार लास्ट में भी मैं ये पेज आपको विजिबल करवा दूंगी। चलिए, डन है भाई, इतनी चीजें, ये कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर है, यहां तक सभी के क्लियर है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मैच कर लो एक बार। हाँ वही हूं ना? हाँ, सुपर 30 सीरीज सेशन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन, एंड the very first question of this series of this first session is in front of you. Question number 1, which says among the terms listed below, जितने भी terms यहाँ दिए गए हैं, those that of are non-technically correct names of a floral hall. ठीक है, एक फ्लोरल हॉल के नॉन टेक्निकल टर्म्स, जादुई शक्तियां, प्लीज मेरे ऊपर अपना प्रकोप दिखाना बंद करो, कम से कम सुपर 30 में तो छोड़ दो, लाइव में आते समझ आता है। देखो भाई नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या लगाव है इन्हें मुझसे? फ्लोरल होल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरल होल की हम बात एक चीज और बता दूं, जब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, तो तब तक आप लोग को टाइम को यूटिलाइज करके चलना है, ठीक है, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको हर एक को एक्सप्लेन भी मुझे करना है, तो हमें टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबा सेशन भी हम नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट हो जाओगे सारे, ठीक है ना? तो उतना लंबा सेशन भी हम नहीं कर सकते। तो क्या करूंगी मैं, जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई, साथ ही साथ ऑप्शन देके फटाफट से अपना जो गेसिंग है ना वो करके रखना कि क्या ऑप्शन आपको लगता है सही है,
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने मिस कर दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी। मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? ये सब कुछ तो मैंने कर दिया ना डिजाइन, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये मैं कर रही हूं, इस तरीके से कर रही हूं। आपसे मुझे क्या चाहिए? आपसे मुझे चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बहुत ही छोटी सी पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प। क्या है वो? देखो क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन के बाद कमेंट करते जाना कि आपने उसका क्या आंसर प्रेडिक्ट किया था जब मैं उस क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही थी, है ना, आंसर एक्सप्लेन नहीं, ठीक है। तो मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए कि आपने उसका क्या आंसर प्रेडिक्ट किया। देखो ये कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई रेस नहीं है, इससे कोई जीत हार नहीं रहा है और ना ही इससे कोई पास फेल हो रहा है, ठीक है। एकदम रिलैक्स हो जाओ यार, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, रिलैक्स हो जाओ। कमेंट जरूर करते जाना कि आपने क्या ऑप्शन इसके बारे में सोचा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, जब मैंने राइट आंसर बताया, तो आपको क्या लगा? अगर वो सही गया है और सच में सही गया है 100% एक्यूरेसी से, ना कि तुक्का लगाने पे, ठीक है, सही गया तो भाई कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर नहीं गया, अगर नहीं गया है तो किस वजह से नहीं गया? कोई सिली मिस्टेक थी या फिर कोई ऐसी चीज थी कि भाई कॉन्सेप्ट कहीं पर कुछ कंफ्यूज कर रहा था, जो भी है, अगर ऐसा कुछ था और अगर वो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद फिर क्लियर हो गया है या फिर नहीं हुआ है, चारों ही चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, इन सब का फीडबैक मुझे आपसे चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए नहीं कि कमेंट सेक्शन भर जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं, इसलिए चाहिए क्योंकि जैसा देखो कल वाली अपडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कल वाली अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ठीक है, परसों वाली अपडेट के अकॉर्डिंग, तो ये जो सेशंस आपको मिलने वाले थे वो अल्टरनेट मिलते, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया गया, सीरीज को फास्ट कर दिया गया। किया या नहीं मैंने? सिमिलरली अगर आज मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं तो जो नेक्स्ट सेशंस आपके कल हैं, ठीक है, उन पे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इंप्लीमेंटेशन करूंगी अगर आपके कुछ भी जेन्युइन कमेंट्स आते हैं तो भाई डू कमेंट, डू गिव योर फीडबैक, ठीक है। जो भी आपको इस चीज से रिलेटेड लगता है, आपको इन क्वेश्चंस, इनके आंसर्स, इनके सॉल्यूशंस, जिस भी चीज से रिलेटेड लगता है भाई फीडबैक जरूर देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम दोनों का इंटरेक्शन जो है उसे कंप्लीट करने के लिए। मैं अकेले सब कुछ कर कुरा के बोल बुला के चली जाऊंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इंटरैक्ट करना है मुझे आपके साथ, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि मेरी जो मोटिव था, मेरी जो अप्रोच थी वो आप तक पहुंच पाई या नहीं। समझे हो मेरी बात? चलो देखते हैं क्या आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल होल आर, ठीक है। एक फ्लोरल होल की बात हो रही है। अब आप सबको पता है कि एक फ्लोरल होल क्या होता है ना, बचपन से पढ़ते थे, लॉलीपॉप खाते थे, नहीं मैम वो नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फ्लोरल हॉल के अंदर क्या क्या होता है? फ्लोरल हॉल के अंदर होता है मैम कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, है ना, यही होता है, यही पढ़ा है 9th क्लास में, राइट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 होते हैं, ठीक है मैम 4 होते हैं। देख लेते हैं इनमें से 4 में से कोई सा यहाँ पर है क्या? देखो एंड्रोशियम है, कोरोला है, कैलिक्स नहीं है मैम और गाइनोशियम भी नहीं है मैम, दोनों नहीं है, हाँ दोनों नहीं है, सिर्फ 2 ही है। और पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट नेम पूछे हैं मैम, ठीक है, करेक्ट नेम पूछे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, देखो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स, ठीक है, जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है वो पूछे हैं फ्लोरल होल के बारे में। भाई 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 नहीं पूछे हैं आपसे, नहीं 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 नहीं। तो भाई एंड्रोशियम और कोरोला तो है, जो नहीं है वो कौन से हैं? कार्पल एंड सेपल। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरल हॉल का नाम नहीं है, उसके अंदर आने वाले पार्ट्स का नाम है। जैसे कि अगर कार्पल की बात ये कर रहे हैं, है ना, कार्पल आता है किसके अंदर? आपका गाइनोशियम के अंदर, है ना, कार्पल किसके अंदर आता है? गाइनोशियम के अंदर, है ना, कार्पल पिस्टल जिसे हम कहते हैं। और सेपल आता है आपका किधर? सेपल आता है मैम कैलिक्स में, सबसे पहला वाला कैलिक्स में आता है ना। तो ये होने चाहिए थे इनके नाम, उनने दे दिए पार्ट्स के नाम, गलत। कहां दिख रहा है ऑप्शन 2 एंड 4 वाला? कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है मैम। सी विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट नेम्स। समझे बात इतनी? क्लियर कर दूं ये सब कुछ? चलो देखेंगे भाई आंसर। हाँ अच्छा, हर एक आंसर को बताने के बाद मैं आपको टाइम दूंगी कि आप क्वेश्चन का उसके आंसर के साथ स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है, इन केस अगर आपको नीड लगती है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या कहता है? हो गया अब सारा इंट्रोडक्शन, सारी बातें, सब कुछ हो गया भाई, बहुत बातें कर ली। फटाफट से आप एकदम स्पीड में आ जाओ, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। ओव्यूल के लिए जैसे एम्ब्रियो सैक होता है वैसे ही एंथर के लिए क्या होगा? समझे क्वेश्चन? जैसे ओव्यूल के लिए एम्ब्रियो सैक होता है वैसे एंथर के लिए कौन होता है?
मैम ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, अच्छा वो गोलाकार गोलाकार अंडाकार ऐसा कुछ था, है ना, अंडाकार था। और एंथर के अंदर कौन बनता है, एंथर के अंदर कौन बनता है, देखो ऑप्शन में से ढूंढो, स्टेमन बनता है क्या एंथर के अंदर? मैम स्टेमन का पार्ट एंथर होता है, वो कैसे बनेगा? नहीं 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 नहीं। फिलामेंट बनता है क्या? अरे फिलामेंट तो वही है ना जिसने एंथर को होल्ड करके रखा है, वो उसके अंदर कैसे बनेगा? नहीं 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 नहीं, ये भी गलत। पॉलन ग्रेन बनता है क्या? यस बनता है मैम, एंथर के अंदर ही तो पॉलन ग्रेन बनते हैं और फिर वो रिलीज होते हैं, डेhiscence ऑफ एंथर कहते हैं जिसे हम। यस दिस वन इज करेक्ट। एंड्रोशियम बन सकता है क्या एंथर के अंदर? अरे भाई कहाँ लगे हो यार, ये जो स्टेमेंस होते हैं आपके, ये जो स्टेमेंस होते हैं इन सब को कलेक्टिवली तो कहते हैं क्या? एंड्रोशियम। फ्लोरल हॉल के पार्ट्स हैं ये सारे, कौन से? स्टेमेंस। तो ये इसके अंदर कैसे हो सकता है? दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। समझे? करेक्ट आंसर क्या हो गया? पॉलन ग्रेन। तो जैसे ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, वैसे एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हुई इतनी बात? सी विल बी द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। A dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruits and seeds। अच्छा, एक dicotyledonous plant क्या करता है? फ्लावर्स बियर करता है लेकिन कभी भी फ्रूट और सीड नहीं बना रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? The most probable cause for the above situation is। अच्छा, यही तो वो अपन से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, यही पूछ रहे हैं। अच्छा देखो क्या करना है, डाइकोटिलेडनस प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है वो? फ्लावर को बना रहा है, लेकिन सीड और, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? हाँ मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा क्यों कर रहा है ये। हाँ देखो ऑप्शन से समझते हैं। प्लांट जो है वो कह रहे हैं कि प्लांट जो होगा ना वो होगा शायद डायशियस, ठीक है, और उसमें सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे, है ना। अगर पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे, पिस्टिलेट का मतलब क्या होता है? वही आपका कार्पल और पिस्टिल। कार्पल पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल पिस्टिल दोनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम है ना, कार्पल एंड पिस्टिल। इसीलिए बोल रहे हैं वो पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर पिस्टिल है। ठीक, इतनी बात क्लियर। बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टिल ही है, तभी तो उसको बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं उसको? डायशियस, है ना। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कभी भी फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस कर ही नहीं ना। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी के पास सिर्फ पिस्टिल ही पिस्टिल भरी पड़ी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भरा पड़ा है, एंथर कहीं से भी, पॉलन ग्रेन कहीं से भी उड़ा के आ जाएगा, है ना। उस प्लांट में नहीं है तो क्या हुआ? उसके पास सिर्फ पिस्टिल है तो क्या हुआ? पॉलन ग्रेन तो वैसे भी कहीं से उड़ के ही आता है ना, आ जाएगा, तो ये तो प्रोड्यूस करेगा फ्रूट और सीड को, करेगा ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर है तो वो अंदर फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्रूट भी बनाएगा, सीड भी बनाएगा। तो भाई ये ऑप्शन तो गलत, ये तो करेगा प्रोड्यूस, है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं। प्लांट इज डायशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स। प्लांट जो है वो डायशियस है और उसके अंदर दोनों भी है, ये क्या बात हुई? डायशियस कंडीशन में ऐसा कैसे हो सकता है? डायशियस कंडीशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बाद पिस्टिलेट फ्लावर भी है और स्टेमिनेट फ्लावर भी है? हाँ, डायशियस कंडीशन का मतलब होता है कि एक प्लांट में कोई एक सेक्स होगा, दूसरे प्लांट में दूसरा सेक्स। ये कह रहे हैं कि डायशियस भी है और उसमें दोनों भी है, तो मतलब ये तो स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में, कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है इसका। प्लांट इज मोनोइशियस। प्लांट कैसा है? मोनोइशियस। मतलब प्लांट जो है वो मोनोइशियस अगर है तो फिर वो फ्रूट और सीड को क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? कैसे नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, उसके पास तो दोनों है ना। हाँ तो ये बात तो गलत, उसके पास तो दोनों है ना, दोनों सेक्स है, तो वो तो बिल्कुल करेगा। ये भी गलत। प्लांट इज डायशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। अच्छा, मतलब डायशियस है, मतलब एक प्लांट के अंदर एक तरह का सेक्स और दूसरे प्लांट के अंदर दूसरे तरह का सेक्स, है ना। अब उसके पास कैसे है? सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, मतलब उसके अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब में सिर्फ क्या है? स्टेमन्स। सिर्फ क्या है? स्टेमन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं। तो अब उस पूरे के पूरे प्लांट में फ्रूट और सीड कैसे बन सकता है? वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, कैसे बन सकता है? वो तो बस क्या बनाएगा? भर भर के पॉलन ग्रेन बनाएगा, वो उड़ के जाएंगे किसी उसके दूसरे वाले प्लांट के पास जिसके अंदर पिस्टिल्स होंगे और वहां जाके होगा फिर रिप्रोडक्शन, उसमें चलेगी फिर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो इनके पास है नहीं। तो भाई ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझे बात? करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये कंडीशन। सिर्फ इसी में ऐसा हो सकता है कि प्लांट डायशियस है, उसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, तो वो फ्रूट और सीड तो कभी उसकी लाइफ में बना ही नहीं सकता। समझे बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहां पर? देखो नेक्स्ट आंसर होगा आपका क्या? प्लांट इज डायशियस एंड बेयर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दैट ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगेमस फ्लावर्स इफ, ठीक है, एक चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी हो सकती है कब, किस कंडीशन में, अगर पॉलन मैच्योर हो जाए बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के मैच्योर होने के पहले पॉलन मैच्योर हो जाए, ये कंडीशन में, या फिर पॉलन के मैच्योर होने के पहले ओव्यूल मैच्योर हो जाए। हाँ, चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब आप समझ गए हो ना, हाँ उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो ऑटोगैमी की बात चल रही है, चेस्मोगेमस फ्लावर में लिख दूं मैं एक बार फिर भी, ठीक है, लिख दूं मैं एक बार फिर भी, जो कैसे होते हैं, ओपन, ठीक है, एक्सपोज्ड, ठीक है, ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, जिनके एंथर, ठीक है, जिनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, वो होते हैं आपके चेस्मोगेमस फ्लावर। इनमें ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर के अंदर, ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर जो है वो एंथर जो है उसी का एंथर उसी के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे आके क्या हो जाए, लैंड हो जाए, ठीक, ये है आपकी क्या, ऑटोगैमी, ठीक है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड हो जाए, ये ऑटोगैमी है, ठीक है ना, समझ गए ऑटोगैमी क्या है, चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है। अब चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगैमी सिर्फ उस कंडीशन में हो सकती है जब क्या हो, ये आपको बताना है। तो भाई पॉलन अगर क्या हो जाए, पहले मैच्योर हो जाए ओव्यूल के मैच्योर होने से, तो ये बताओ अगर ओव्यूल मैच्योर नहीं हुआ है और पॉलन मैच्योर हो गया है, तो वो स्टिग्मा पे आके लैंड भी कर जाए तो भी जो ओव्यूल है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन अंदर जाके कैसे होगा, कैसे वो मेल गैमीट वहां ले जाके रिलीज करेगा, फीमेल गैमीट तो बना नहीं, क्योंकि ओव्यूल तो अभी तक मैच्योर हुआ नहीं, ओव्यूल मैच्योर होगा तभी तो उसके अंदर एम्ब्रियो से एग बनेगा। हाँ, तो भाई ये बात तो गलत मैडम, ये तो गलत है ना, इसमें नहीं हो सकता। अगर ओव्यूल पहले मैच्योर हो जाए और पॉलन अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन अभी तक मैच्योर ही नहीं हुए, ओव्यूल मैच्योर हो चुका, तो ओव्यूल वेट थोड़ी करेगा, उसको तो कोई दूसरा पॉलन मिल जाएगा, कोई भी उड़ के आ जाएगा हवा से और वो फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है, इस कंडीशन में भी नहीं हो सकती मैम। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, दोनों अगर एक साथ मैच्योर हो, यहां रिलीज हुए, यहां डाइसाइज हुए पॉलन ग्रेन, यहां जो है ओव्यूल वो भी मैच्योर हो गया, तुरंत वो उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन मैम बनती है, इसमें लॉजिकल जो है अपना फिट बैठ रहा है। बट बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे तो मैम कैसे पॉसिबल होगा, इक्वल लेंथ के होंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, जो पॉलन ग्रेन है उनको गिरना है आके स्टिग्मा के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल होगा। हाँ, तो भाई यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, क्योंकि वो वैसे भी चल नहीं सकते ना, वो तो हवाओं से, एयर करंट से, विंड करंट से, राइट, वाटर करंट से ऐसे करके पहुंचते हैं तो नॉन मोटाइल, ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे आपको इनके बारे में। तो भाई कंडीशन कौन सी फुलफिल होती हुई दिख रही है आपको, सी, कि जब दोनों क्या हो, एक साथ क्या हो, मैच्योर, ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दैट स्पॉट द ऑड वन आउट, ठीक है, देखो क्वेश्चन रीड करो, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में स्ट्रक्चर में से क्या ऑड है, ठीक है, इन स्ट्रक्चर में से क्या ऑड है, तो ध्यान से समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भाई रेटेटेस्टीज होती हैं, जादुई शक्तियों, कृपया अपना प्रकोप जो है वो कम करो, रेटेटेस्टीज होती हैं मैडम, होती है ना, अच्छा। नेक्स्ट देखो, एपिडिडाइमिस होता है मैडम, बिल्कुल होता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे मैडम तो ऐसे 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 करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर द रेटेटेस्टिस, और ऐसे करके इसके ऊपर पूरा एक कोई स्ट्रक्चर होता है मैडम, वो कहलाता है उसका क्या, एपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद एक निकलती है मैम ऐसे ट्यूब करके जाती है एपिडिडाइमिस से आगे की तरफ, जो उसका पूरा सिक्रीशन लेके जाती है वो कहलाती है मैडम अपनी वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया करके दो होती है डक्ट, है ना, ठीक है भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मैम, है ना, ऐसी ट्यूब्स होती हैं। इस्थमस होता है क्या, इस्थमस होता है क्या मैम, ये तो है किसका पार्ट, ये है किसका पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब होता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये हो गया इसका क्या, ऑड, ये हो गया क्या इसका, ऑड। कर दिया पिक, बता दूं आंसर, हाँ, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
रीड करेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है, जो सीमेन का फ्लूइड पार्ट है जिसे आप सेमाइनल प्लाज्मा कहते हो, वो कंट्रीब्यूटेड बाय मतलब सब किन किन के कंट्रीब्यूशन से मिलके वो बनता है, ठीक है, किस किस के कंट्रीब्यूशन से मिलके सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। चैप्टर का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया है तभी मैंने ये चीज क्लियर कर दी है, राइट, टॉपिक्स के साथ ही, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में तो किया ही है, ठीक है। अब देखो सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में बात चल रही है कि जो फ्लूइड पार्ट है सीमेन का जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कह रहे हैं, ये कौन कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल तो ऑब्वियसली करेगा भाई, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन उसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है क्या, हाँ, यूरिथ्रा का भी होता है क्या, बल्बो यूरिथ्रल का भी होता है क्या, मैम यूरिथ्रा का कैसे हो सकता है, यूरिथ्रल, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट है, सेमाइनल वेसिकल है, ये सारी ग्लैंड का सिक्रीशन तो मिक्स होता है, सही बात है ना, यहाँ तक तो ठीक है। यूरिथ्रा का सिक्रीशन कैसे मैच हो सकता है, हाँ, यूरिथ्रा तो क्या है मैम, यूरिथ्रा तो वो पूरा अपना लास्ट वाला जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है ना, उसका सिक्रीशन थोड़ी मैच होगा, उसका सिक्रीशन थोड़ी इसके साथ ऐड ऑन होगा, तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या बने, करेक्ट ऑप्शंस क्या बने बताओ, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस बनेगा इसका, देखो 1 2 एंड 4, क्यों, क्योंकि थर्ड जो यूरिथ्रा है वो नहीं आएगा, है ना, वो कहाँ आएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ी सी अब अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं, राइट, अब अपन थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहे हैं, अभी तक फ्लो आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, अभी तो ग्लैंड डिस्कस की, अभी तो की, अब बताओ इनमें से कौन सी नहीं है, सेमाइनल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरिथ्रल है, एम्पुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैम ये तो फिर से लेके आ गए, बार बार फेलोपियन ट्यूब को क्यों घुसा देते हैं बीच में, हाँ, फेलोपियन ट्यूब का रीजन होता है मैम, ये तो एम्प्यूला, इस्थमस, ये सब कहाँ है, ये तो फेलोपियन ट्यूब में है, तो ये हो गया इसका गलत भाई, दिस इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, तो आंसर हो जाएगा क्या, एम्प्यूला। क्लियर इतनी बात, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, which among the following has 23 chromosomes, 23 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, 23 क्रोमोसोम का होने का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर आप बताओ वो होना चाहिए हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स का क्या होता है, पेयर होता है, मतलब टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 46 होते हैं, अगर 46 होते तो आप बोलते क्या कि डिप्लॉइड है, लेकिन है क्या 23, मतलब उसके पास क्या है, प्लॉइडी लेवल उसका क्या है, हाफ, मतलब क्या है, हैप्लॉइड, क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। अब देखो आपको इनमें से बताना है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया क्या हैप्लॉइड होती है, क्या स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होती है, स्पर्मेटोगोनिया वो सेल है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी, मतलब वो क्या करेगी, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी, मतलब वो क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन को करेगी, मियोटिक डिवीजन को करेगी, मतलब वो क्या है, खुद में क्या है, वो डिप्लॉइड है, तभी तो वो मियोटिक करके हैप्लॉइड स्पर्म को बनाएगी, तो ये कैसी है, डिप्लॉइड, ठीक है ना। इसकी कहानी तो भाई अलग हो गई, ये मैच नहीं कर रही। जाइगोट भी हमें पता है मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से बनता है, दो हैप्लॉइड गैमीट को मिला के अगर कोई सेल बनती है तो वो कैसी बनती है, डिप्लॉइड बनती है मैम, ये भी बात अलग हो गई, ये कहानी भी अलग हो गई। सेकेंडरी oocyte, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जब oogonia, देखो यही नेक्स्ट ऑप्शन है तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। oogonia ही वो सेल है जो जैसे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को बना रही है वैसे oogonia बनाती है जाके ओवम को, ठीक है। बीच में कई सारी स्टेजेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ये सब बनते हैं, ठीक है। बनाती कौन है, oogonia, तो oogonia की कहानी भी क्लियर हो गई कि ये भी होती है कैसी, डिप्लॉइड। ये जब डिविजन्स को कर रही होती है तो बीच में कई सारे, ठीक है, डिविजन्स के बीच में स्टेजेस में आता है सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये सब आते हैं, तो मतलब ये होंगे कैसे, हैप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड के डिवीजन करने के बाद बन रहे हैं, ठीक है। तो मिल गया आपको आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स, कौन सा है, सेकेंडरी oocyte। क्लियर इतनी बात, हो गया ये आंसर क्लियर सभी को, हो गया ये आंसर क्लियर सभी को, सेकेंडरी oocyte विल बी हैप्लॉइड। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Intensely lactating mothers do not generally conceive due to, intensely lactating mothers generally conceive नहीं करती, ऐसा क्यों। अब ये जो intensely lactating लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इंटेंसली लैक्टेटिंग लिखना है, इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को ऐसे समझना कि जो जस्ट जिन्होंने अभी एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया है ना, अब बर्थ से 6 मंथ तक, ठीक है, आप रिलेट करना, इसे मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी समझाया है, ठीक है। बर्थ से 6 मंथ तक क्या होगा,
बर्थ से 6 मंथ तक जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बार बार फीडिंग चिल्ड्रन को करवानी होती है। क्यों? क्योंकि 6 मंथ तक तो जो चाइल्ड है वो किसी दूसरे सोर्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, फीडिंग के थ्रू जो उसको मिल्क मिल रहा है वो उसी के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है। वो बाकी सारा जो कहते हैं ना, अन्न जो खाना स्टार्ट नहीं करता है, फूड खाना स्टार्ट नहीं कर चुका होता है 6 मंथ के पहले, राइट। ये एक बेसिक टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का। उसके बाद ही वो फूड खाना स्टार्ट करता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो जब वो बाकी डाइट के सोर्सेस को लेना स्टार्ट कर देता है 6 मंथ के बाद, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेस्ट फीडिंग की वो क्या हो जाती है, कम, ठीक है। अब वो क्योंकि बाकी सोर्सेस ऑफ फूड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अब कंपैरेटिवली वो कम ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर वो कम डिपेंड कर रहा है ना। तो 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक जब तक उसने बाकी सोर्सेस लेना स्टार्ट नहीं किए हैं, तब तक जो फ्रीक्वेंसी होगी ब्रेस्ट फीडिंग की वो क्या होगी, ज्यादा, मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। इसलिए कहते हैं उस वक्त क्या है, वो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर, मतलब वो क्या है, 6 मंथ के पहले वाली ड्यूरेशन की बात आपसे कर रहा है। समझना कि क्वेश्चन में इस तरह की अलग अलग तरह से लैंग्वेज यूज की जाती है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है ना। तो ये इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर जो कि कंसीव नहीं करेंगी जनरली, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन्स का जो लेवल है वो आपको यहां पर अब उससे रिलेट करना है, ठीक है। डिलीवरी से 6 महीने तक जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस चल रही है, उस वक्त हार्मोन्स का लेवल क्या है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा कि सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। अब इसका मतलब भी समझाती हूं। इस वक्त क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है इनिशियल डेज में, ठीक है, 6 मंथ से पहले वाले डेज में जब फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाया जा रहा है, तो जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, हार्मोन्स जो हैं, उन सबका सिक्रीशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, ठीक है, सप्रेस कर दिया जाता है उसका सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो गोनाड्स हैं, ठीक है, जो गैमीट्स का प्रोडक्शन का करने के लिए जो गोनाड्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करना है, उसको गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो बॉडी में बाकी हार्मोन्स हैं उनका लेवल ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। वो हार्मोनल जो लेवल है वो सूटेबल एनवायरनमेंट अभी वहां पर क्रिएट नहीं हो रहा है जिससे क्या हो, गैमेट का फॉर्मेशन हो, राइट। इसलिए क्या नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो एनवायरनमेंट है वही सूटेबल नहीं है, गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, गैमीट फॉर्म करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए उन सबका सिक्रीशन ही क्या है, सप्रेस किया हुआ है। तो गैमीट फॉर्मेशन ही प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कंसीव कैसे करेंगे। समझ आया रीजन, कैसे ये चीज घूम फिर के आके रिलेट कर रही है, समझ आया रीजन, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, ठीक है। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिनको इन केस ऑफ इमरजेंसी लिया जाता है, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को किस ड्यूरेशन में अगर ले लिया जाए तो वो इफेक्टिव होंगे, आपको बताना है। 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस मतलब जो कॉपुलेशन हुआ है, जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस हुई है, ठीक है, उस प्रोसेस के जस्ट 72 आवर्स, ठीक है, के अंदर अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ले लिया गया तो क्या वो इफेक्टिव होंगे, ठीक है। या फिर 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब जस्ट ओवम जो है वो क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के 72 आवर्स के बाद अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, ये बताओ ओव्यूलेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत ही क्या है, हाँ, ओव्यूलेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत ही क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत कहां होती है, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन रुक सके, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है, कॉपुलेशन थोड़ी हुआ है कि फर्टिलाइजेशन रोकना है। तो यहां पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम होता है कि अगर बिल्कुल इमरजेंसी अगर है कि कोई फर्टिलाइजेशन अगर होने के चांसेस हैं कि अगर कॉपुलेशन हो चुका है, उस वक्त इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, राइट। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद तो इसकी जरूरत नहीं होगी। 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के 72 आवर्स के बाद अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है तो उसकी नीड क्या है, उसकी नीड क्या है, मेंस्ट्रुएशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन हुआ है इसका मतलब हुआ है कि भाई आपको सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाएगा जो मेंस्ट्रुएशन के बाद लिया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत क्या है, नेक्स्ट, ठीक है।
72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो ही चुका है, इसका मतलब जो पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, वो इम्प्लांट भी हो गया, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से क्या होगा? फिर तो क्या लेना पड़ेगा? टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी जिनसे क्या हो सके? अबॉर्शन हो सके, राइट? मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सके, वो सारा एमटीपी यूज करना होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है, उसका वहां पर रोल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट आउट, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड सिर्फ वही होती है जहां पे कोइटस हो चुका है, कॉपुलेशन हो चुका है, ठीक है। मेल एंड फीमेल के बीच में अगर कॉपुलेशन हो चुका है तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं और उसे रोकना है, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है, उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत होती है, जिसे 72 आवर्स के पहले पहले लेना होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए करेक्ट सूटेबल आंसर होगा, ठीक। 72 आवर्स ऑफ कोइटस, विद इन 72 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ZIFT प्रोसीजर, ठीक है। ZIFT प्रोसीजर के लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ZIFT आप सबको याद है, क्या था ZIFT? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लिखूं क्या यहां पर? लिख देती हूं, देखो, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये मतलब था आपका ZIFT का, ठीक। ये इसका एब्रिविएशन है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का, जिसमें जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये उसके नाम से ही समझ आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी इसमें आपको। आप देखो क्या क्या कह रहे हैं, आपको निकालना क्या है? करेक्ट निकालना है, ठीक है। ये हमेशा देख लिया करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये पहले देख लिया करो भाई, और उसको हाईलाइट करके रख दिया करो। होता क्या है, कई बार इनकरेक्ट पूछा होता है, हमें करेक्ट पहले ही मिल गया, हमने ए ऑप्शन टिक कर दिया क्योंकि वो करेक्ट था, ध्यान ही नहीं दिया कि भाई पूछा तो इनकरेक्ट था। हाँ, तो ये सिली मिस्टेक्स अपन नहीं करेंगे। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड। ZIFT में क्या होगा? एक फीमेल डोनर से जो ओवा कलेक्ट किया है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। हाँ, जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए भाई जाइगोट का ही तो ट्रांसफर होता है। अगर आपको इसका पूरा फुल फॉर्म पता है तो ये बात तो आप यहीं पे कैंसिल कर दोगे कि मैम जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है, ओवा का थोड़ी। हाँ, तो ये तो यहीं कैंसिल। नेक्स्ट देखो, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। हाँ, यहाँ पे मैम कुछ बात शायद बन सकती है, ठीक है। पहले बाकी कैंसिल आउट करके देखते हैं, ये वाला शायद बन सकता है ना, इट मे बी द ट्रू आंसर। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। यूट्रस में क्यों करेंगे मैम? फेलोपियन ट्यूब है ना इसका फुल फॉर्म, तो ये हो गया कट। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस, ठीक है। ओवा कलेक्ट करके यूट्रस में, फिर से यूट्रस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो सब गलत है, ये तीनों तो भाई 100% गलत है, और ये वाला अपना 100% सही है। ये वाला अपना 100% क्या है? सही है, ठीक है। चलो, ये वाला क्या हो गया अपना? सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। Diaphragms are contraceptive devices used by the females. Diaphragms वो contraceptive devices हैं जिन्हें females use करती हैं, ठीक है। Choose the correct option from the statements given below about the diaphragms and the process, ठीक है। बीच बीच में मैंने आपको जो बिगिनिंग में चीज कही है, मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली बताते रहना कि कौन, मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं तो आपको आंसर प्रेडिक्ट करके कमेंट करना है, ये मैंने बता दिया है बिगिनिंग में, राइट। मुझे बताते रहिएगा कि आप क्या आंसर प्रेडिक्ट कर रहे हो मेरे बताने के पहले, और फिर वो जो डाउट है, ठीक है, वो डाउट आपका एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आंसर्स आपको लग रहा है कि ये गलत गया मेरा आंसर, तो वो सिली मिस्टेक की वजह से गया, या फिर वो कहीं कॉन्सेप्ट में कोई डाउट था इसलिए गया, ठीक है ना। फीडबैक प्रॉपर चाहिए मुझे आपसे, ठीक। तो दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, ठीक है। डायफ्राम्स को कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देखो भाई, दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, या इन्हें सर्वाइकल रीजन को कवर करने के लिए प्लेस किया जाता है। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स ऑफ स्पर्म एंट्री, ठीक है। स्पर्म एंट्री के लिए ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, क्या ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स की तरह काम करते हैं? अब आपको बताना है कि इन सब में से, इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट है, ठीक है। सेट बताना है ना आपको कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट का सेट है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये गलती करते हुए भी देखा है, वो इसी में से ABCD, ये वाला सही है, लगा दिया C। देखा ही नहीं भाई, सेट पूछा है, सेट।
कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं, 1 2 2 1 3 2 3 या 3 4, ठीक है, सेट बताना है। देखो क्या होगा, बता दूं मैं, देखो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 और 3। क्यों होगा वो भी समझो। देखो सबसे पहली बात, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो फैक्ट बेस है ना, इसमें तो मतलब कॉन्सेप्ट ही है, इसमें कुछ नहीं है आपको समझाने वाला कि यूट्रस में नहीं इम्प्लांट किया जाता, यूट्रस में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता डायफ्राम्स को, ये होते हैं सर्वाइकल रीजन को कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका अगर अपन बात कर रहे हैं यूट्रस की, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप अगर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, ये सर्वाइकल कैनाल में बना रही हूँ और ये वजाइना मैंने बना दी, ठीक है। अब ये यहाँ पर, ठीक है, इस सर्वाइकल रीजन को, इसको ऐसे कवर करते हैं डायफ्राम्स, ठीक है। यहाँ पर इसको मैम कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं आप, कलर में मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कलर से, कलर को मुझसे दिक्कत है, मैं कलर्स यूज करने में थोड़ी मना कर रही हूं। इस तरह से इनको, ये जो सर्वाइकल रीजन है ना, ये सर्वाइकल रीजन, इसको कवर करने के लिए बनाया जाता है। अब ये अगर पूरा कवर हो जाएगा, आप समझो अगर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, डायफ्राम नाम क्यों दिया, क्योंकि आपका डायफ्राम जो बॉडी में आपके लंग्स के नीचे होता है ना डायफ्राम, ठीक है, वो भी कुछ ऐसे ही शेप का होता है, ठीक है। अब इस तरह से ये बन गया, तो ये पूरा सर्वाइकल रीजन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अब ये स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं होने देगा, तो दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट क्या, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, ये स्पर्म की एंट्री नहीं होने देंगे, क्योंकि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट कुछ है जो बीच में क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है एंट्री को। तो दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूट्रस में नहीं करते हैं इसलिए ये गलत है, और स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह, मतलब स्पर्म्स को मारने वाले एजेंट की तरह ये वर्क नहीं करते हैं। इन डायफ्राम्स के साथ या सर्वाइकल कैप्स के साथ यूज किए जाते हैं कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है, वो जेल्स या क्रीम्स, ठीक है, तो उनसे होता है फिर क्या, स्पर्मिसाइडल एक्शन, जिससे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, अगर इन केस, ठीक है, अगर इन केस कहीं से कुछ एंटर कर भी गया है तो वो क्या कर जाए, वहीं पे मर जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन इनका नहीं है, ये दो फंक्शंस इनके हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर वेलिन, ठीक है। आपसे ये क्या कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है भाई, जो ग्लूटामिक एसिड है ना वो अपने अंदर कौन रिप्लेस कर देता है, वेलिन रिप्लेस कर देता है। अब आपको वेलिन का ट्रिपलेट कोड बताना है, ठीक है, कि जो रिप्लेस होता है लास्ट में जो बचता है उसमें वेलिन, वो कौन सा ट्रिपलेट कोड उसका है। फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से गैस करो क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए उसके लिए कोड, बताओ 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 क्या होना चाहिए उसके लिए कोड। इस क्वेश्चन में एक बात अच्छी है कि इन्होंने ग्लूटामिक एसिड का नहीं दिया कोड, अगर ग्लूटामिक एसिड का कोड दे दिया होता तो शायद वहां पे आप काफी सारे स्टूडेंट ग्लूटामिक एसिड को टिक कर देते, लेकिन इजी है ये आंसर करना क्योंकि इसमें सिर्फ वेलिन का कोड है, बाकी कोड है ही नहीं। बताओ बताओ जरा क्या होगा, देखो यहां पर आपको जो कोड दिया गया है, ठीक है, आई होप अभी तक गैस कर लिया होगा, मैं पहले बता दूं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। देखो यहां पर जो करेक्ट कोड दिया गया है आपको, वो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वेलिन का, ठीक है, यहां पे आपको ग्लूटामिक एसिड का दिया ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, इसको बहुत इजी बना दिया, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या होता है, देखो आपको अगर पता है, ठीक है, आपको अगर पता है तो क्या होता है यहाँ पर भाई, क्या होता है यहाँ पर होता है मैम ऐसा कि जो कोड है, ठीक है, ये GUG है ना इसका, ठीक है, तो यहाँ पर यूरेसिल की जगह इसके साथ कंबाइन करने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाँ मैम इसका अपोजिट होना चाहिए था, हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो वेलिन के कोड से रिप्लेस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वेलिन के कोड से रिप्लेस हो जाता है, ये ना हो के ये हो जाता है, ठीक है, वेलिन का कोड है GUG, ठीक है ना, ऐसा चलता है। ये यहाँ पे आपको दिया ही नहीं था, ये यहाँ पे आपको दिया ही नहीं था, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, ठीक है, वो इंसान जिसका जीनोटाइप IA और IB है वो क्या शो करेगा, ब्लड ग्रुप AB शो करेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, ये बताओ जरा। अब भाई ये भी हम ही बताएं, हाँ आपको बताना पड़ेगा, आपको नंबर चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई जिसके पास अगर जीनोटाइप IA और IB है तो वो ब्लड ग्रुप AB शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ये दोनों ही हैं जो क्या है एक साथ अपना क्या करेंगी, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगी। और अगर एक साथ अपना क्या करें, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएं, तो उसे आप क्या कहते हो, को-डोमिनेंस, मतलब दोनों कम नहीं पड़ रहे मैडम, ये भी प्रॉपर डोमिनेंट, ये भी प्रॉपर डोमिनेंट, इसे क्या कहोगे,
कोडोमिनेंस कहोगे, ठीक है। दोनों एक साथ डोमिनेंट हो रही हैं तो दिस विल बी द रीजन फॉर कोडोमिनेंस, ठीक है। कि ये जो ब्लड ग्रुप ए बी आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कोडोमिनेंस हो रहा है मैम, ठीक है। समझे बात, समझे बात। आई ए और आई बी जो है वो दोनों ही इक्वली डोमिनेंस शो करेंगी, ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी आता है, रीजन हो गया कोडोमिनेंस, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। दो टॉल प्लांट्स के बीच में ऐसा क्रॉस बनाया गया, ठीक है, जिससे जो रिजल्ट आया वो कैसा आया कि कुछ ड्वार्फ प्लांट्स बने, है ना। एंड व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो भाई ऐसे केस में दोनों पेरेंट्स जो है उनका जीनोटाइप क्या होगा। मतलब आप समझे आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, बहुत ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना, कोई रूल आपको कोई क्रॉस याद नहीं करना, आप बस क्या करो सारे ऑप्शंस का वन बाय वन क्या करने लग। ये जो आपको दिया गया है ये किसका दिया है, पेरेंट्स का दिया है ना। जीनोटाइप ऑफ पेरेंट आपको यही गैस करना है, आपको पेरेंट्स का जीनोटाइप दिया हुआ है, आप सबका क्रॉस लगा के देख लो, जिस क्रॉस में आपको ये वाली जो है ऑफस्प्रिंग्स मिल जाए वो सही हो जाएगा। समझे बात, अप्रोच समझे। देखो बना लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। देखो देखो टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले अपने पास क्या है, पेरेंटल सेट टीटी, है ना, कैपिटल कैपिटल, और क्या है कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है, ये सेट है। थोड़ा छोटा बनाऊं मैं, चारों अपन यही बना लेंगे, है ना, थोड़ा छोटा बनाते हैं। देखो 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 देखो, आ जाओ, देखो, ठीक है, इन दोनों के बीच लगाना है भाई अपन को क्रॉस, ठीक है। अपन ने बना ली डायरेक्ट इनकी जनरेशन, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली बन गई, है ना, और फिर बन गई हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली फिर से, और फिर बन गई हमारी फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, और हमारी बन गई फिर से क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। अरे ये क्या हुआ मैम, ये क्या हुआ मैम, जो कैपिटल होता है वो तो डोमिनेंट वाली को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल जो होता है वो रिसेसिव वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इतना तो अपन को पता ही है। अब ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं कि ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट, है ना। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, सब में एक डोमिनेंट है ना, एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाने वाला है ना, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे मैम। जबकि इन्होंने तो कहा है कि इसमें क्या होंगे, टॉल प्लांट्स तो बनेंगे ही, ठीक है, और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी बनेंगे ना, फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स हैं उसके पास, इसके पास तो एक भी नहीं आया मैम। ये तो गड़बड़, ये वाला तो गड़बड़ है, ये वाला तो गड़बड़ है। चलो 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 दूसरा बना लेते हैं, अपने पास कमी थोड़ी है, दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा भाई, और होगा क्या फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना, हाँ यही है। देखो इनका बना लेते हैं क्रॉस, इनका क्रॉस बनाओगे तो जनरेशन क्या बनेगी, ठीक है, इनका क्रॉस बनाओगे तो एक तो बन जाएगा आपका ये वाला, अरे ये क्या कर दिया, एक तो बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। दूसरा बनाओगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये यहां से, और बन जाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और बन जाएगा क्या, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब देखो जरा कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हुए, ये इसके पास डोमिनेंट है एक, तो भाई इसको तो डोमिनेंट होना ही था, इसका तो दोनों ही डोमिनेंट है, इसके पास भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है, इसके पास भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसके पास भी है। तो ये तीनों हो गए आपके कैसे, ये तीनों हो गए आपके कैसे, इसी कलर से लिख देती हूं मैं फिलहाल, टॉल, और ये हो गया आपका कैसा, ड्वार्फ, ठीक है, ये हो गया ड्वार्फ। तो भाई ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाई होती तो पूरी तरह से दिख रही है ना। देखो इसने क्या बोला था कि भाई इससे क्या होगा, क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है, तो इसके पास देखो फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स ही हैं और बाकी सारे टॉल है ना। मैच करके कंडीशन कर रही है मैम, लेकिन क्या पता किसी और की भी कर जाए, चेक तो करना पड़ेगा ना एक बार, रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। चलो कर लेते हैं, कोई टाइम थोड़ी लग रहा है अपन को। क्या है नेक्स्ट कंडीशन अपने पास, यार ये वाले का तो क्रॉस बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास रेसेसिव वाली एलील ही नहीं है, इसके पास रेसेसिव कैरेक्टर ही नहीं है, ये कैसे निकालेगा यहाँ से ड्वार्फ कैरेक्टर, इसके पास तो सब डोमिनेंट है, टॉल का ही कैरेक्टर है इसके पास, ये ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल आउट, इसका तो क्रॉस बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जरूर देख लेते हैं, ये वाला जरूर देख लेते हैं, इसके पास क्या है, अरे ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई मैम, ये अपन ने यही वाला तो बनाया था, ये अपन ने यही वाला तो बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी है, यहाँ अपन ने दोनों स्मॉल टी ले लिए, राइट, यहाँ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको सही कर देते हैं पहले, इसको सही कर देते हैं पहले, यहाँ अपन ने दोनों स्मॉल टी ले लिए, ठीक है, इनको ठीक कर देते हैं पहले, गोले जाओ गोले जाओ गोले जाओ, अब भी जाओ अब भी जाओ। देखो इसको ठीक कर लें पहले अपन, यहाँ पे अपन को क्या करना था, एक कैपिटल टी लेना था, एक स्मॉल टी लेना था, राइट। चलो चलो आ जाओ फिर से बनाते हैं,
क्या करेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, ठीक है। ये बनेगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये बनेगा क्या, फिर से कैपिटल टी कैपिटल टी, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, हाँ रिजल्ट तो सेम ही आया, रिजल्ट तो सेम ही आया। सारे के सारे कैसे बन गए, टॉल बन गए, सारे के सारे टॉल बने, रिजल्ट तो सेम ही आया भाई, फर्क नहीं आया। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये वाला है ना, फोर्थ वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस करना है किसके साथ अपन को, स्मॉल टी के साथ। तो जो यहाँ रिजल्ट अभी अपन ने बना के देखा था वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। बना देती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। क्रॉस किया दोनों को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। दूसरा बना फिर से आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना आपका क्या, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। और ये बना आपका क्या, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अरे ये रिजल्ट तो अलग आ गया, अरे 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 क्या रिजल्ट आया मैम, इसमें रिजल्ट आया बिल्कुल 50-50, इसमें हो गया क्या 50-50, ठीक है। 50% टॉल, 50% ड्वार्फ, ओके। तो देखो 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 क्या हुआ, यहां पर तो पूरे के पूरे टॉल बन रहे है ना। इस वाला जो ये आपका सेकंड बी वाला ऑप्शन है, इसमें टॉल ज्यादा और ड्वार्फ फ्यू है ना, ये वाला रेशियो है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मतलब ये वाला तो अभी भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके बाद देखेंगे ये वाले कंडीशन में तो ड्वार्फ बन ही नहीं सकता, इसलिए अपन ने इसका क्रॉस ही नहीं बनाया। ये वाले कंडीशन में बन सकता है, तो वो बन रहा है कैसा, 50-50 बन रहा है। 50-50 नहीं चाहिए, उन्होंने बोला है कि फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, समझे बात। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कहां पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गए बात, समझ गए बात। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है। चलो आगे स्टार्ट करूं, आगे स्टार्ट करूं। देखो इसका ऑप्शन तो समझ आ गया ना, बी विल बी द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के क्रॉस अभी अपन लगा रहे थे, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस चाहिए, ठीक है। इस क्रॉस के अंदर जो F2 जनरेशन आती है, उस जनरेशन का फिनोटाइप के नंबर कितने हो गए, कि कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पाए गए और कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पाए गए, ये आपको पता करना है, ठीक है। ये आपको पता करना है, फिनोटाइप का नंबर और जीनोटाइप का नंबर F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो आप मुझे ये बताओ जरा कि क्या मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं या मैं पूरा क्रॉस बना के बताऊं, बताओ। डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा बना के बताऊं या सिर्फ आंसर बता दूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। मेरा मन तो कर रहा है मैं पूरा क्रॉस बनाऊं, ठीक है, मेरा मन तो कर रहा है मैं पूरा क्रॉस बना के प्रॉपर रिजल्ट निकाल के बताऊं। बताओ, बोर तो नहीं हो जाओगे, हाँ बोर तो नहीं हो जाओगे। मैडम नहीं देखना हमको तो आप फटाफट आंसर बताओ, बस बिल्कुल पूरी रेस में चलने दो। हाँ बताओ क्या करूं, क्या करूं बताओ। अच्छा मैं ये करती हूँ, मैं उसको शॉर्ट में बता देती हूँ, है ना, शॉर्ट में बता देती हूँ, ना पूरा बनाते हैं ना अधूरा छोड़ते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने काम किया था, उन्होंने कैसे किया था, दो कैरेक्टर्स को क्या करवाया था, उन्होंने क्रॉस करवाया था, है ना, दो कैरेक्टर्स को। जैसे कि उन्होंने लिया था क्या, राउंड, ठीक है, येलो और रिंकल्ड ग्रीन, है ना, इनको उन्होंने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था, ठीक। ये काम किया था मेंडल ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसी को कहते थे ना, दो कैरेक्टर है, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, ठीक है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही किया था मेंडल ने, ठीक। अब आपको देखना क्या है, ठीक है ना, ये इसका हाइब्रिड बन के निकलेगा, ठीक है, ये इसका हाइब्रिड बन के निकलेगा। अब आपको क्या करना था, आपको देखने थे इसमें से, ठीक है, इसमें से आपको बनानी थी सबसे पहले तो F1 जनरेशन, सबसे पहले तो आपको देखनी थी F1 जनरेशन, देन F2 जनरेशन का हाइब्रिड आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन का हाइब्रिड आपसे पूछा हुआ है। तो पहले F1 जनरेशन बनाएंगे। F1 जनरेशन कैसे बनेगी, एक मिनट तो बहुत ज्यादा होता है मैम, 10 सेकंड का टाइम दूं, 10 सेकंड का टाइम दूं, फटाफट से अटेम्प्ट करके देखो, 10 सेकंड बस अटेम्प्ट करके देखो, नहीं बनता है मैं बता रही हूं, 10 सेकंड अटेम्प्ट करके देखो जल्दी। चलो बता दूं मैं, देखो कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले F1 जनरेशन की बात अपन कर ले, इनके पास क्या है भाई, ये हाइब्रिड है ना, इसके पास सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें से अपन देखो क्रॉस लगा के देखेंगे, राउंड येलो, ठीक है, दूसरा क्या आएगा, राउंड ग्रीन, है ना, फिर क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो, और फिर क्या बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया है क्रॉस यहां पर, ठीक है, ये जो मैंने रिजल्ट दिखाया है आपको, ये रिजल्ट किस चीज का है, ये रिजल्ट क्या है,
ये है F1 जनरेशन, है ना, ये है क्या, F1 जनरेशन। ठीक, अब इस F1 जनरेशन से क्या करते थे मेंडल, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते थे। ठीक है, इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनता था, इसका पुनेट स्क्वायर बनता था। इस जनरेशन का क्या बनता था, पुनेट स्क्वायर बनता था, और उससे आता था डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। ठीक है, अब वो पुनेट स्क्वायर कैसे बनता था, देखो यहाँ पे वो क्या करते थे, इन्हीं कैरेक्टर्स को यहाँ पे रीराइट करो। ठीक है, इनको रीराइट करो कैपिटल वाई। ठीक है, ठीक, अब इससे क्या करना है आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर बनाना है, सॉरी। ठीक है, अब यहां पर जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, अब इनका जो रिजल्ट आएगा, जितने भी जीनोटाइप्स यहाँ पे बनेंगे, जितने भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स यहाँ पे शो होंगे, वो कहलाता था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रिजल्ट। वही आपसे पूछा है, वही आपसे पूछा है। ठीक है, तो बना दूं F2 जनरेशन, देखो बना लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बना लेते हैं। ठीक है, स्मॉल से बनाते हैं अपन, थोड़ा छोटा। देखो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये 1 2 3 4। ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा। ठीक है, इतना चलेगा। देखो नेक्स्ट कलर कोई और होता तो मैम मजा ही आ जाता। देखो 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 देखो, यहाँ देखो, ये क्या हो गया, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस किया मैंने। अब इसी से मैं इसको क्रॉस करूंगी। ठीक है, इसी से मैं इसको क्रॉस करूंगी, तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y, है ना। अब इसी से मैं इसको क्रॉस करूंगी तो क्या बनेगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल Y, है ना। अब इससे मैं इसको क्रॉस करूंगी तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, अब मैं इसको सेकंड वाली जो हमारे पास यहाँ जनरेशन है ना, इसको क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गई। इसको क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इनको क्रॉस करोगे क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल y। इसको करोगे क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, स्मॉल y। ठीक, सिमिलरली अब देखो ये वाली को क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं तो आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। सिमिलरली इसको करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब देखोगे तो क्या आएगा, स्मॉल r कैपिटल Y। नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, नेक्स्ट रिजल्ट आएगा आपका स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट देखो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r एंड दोनों होंगे स्मॉल y। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, लास्ट में क्या बचा है आपके पास, सब कुछ स्मॉल है, सब कुछ स्मॉल है लास्ट में। ठीक है, ये बन गया पूरा का पूरा F2 जनरेशन। ठीक है, पूरा का पूरा F2 बना लिया। देखो बनाना जरूरी था यार, बनाना जरूरी था यार, ये अगर नहीं बनाते ना, ये F2 जनरेशन नहीं बनाते तो कैसे मैं आपको F2 जनरेशन का रिजल्ट डायरेक्टली बता देती। मेरा मन नहीं मान रहा था। ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा था, तो भाई बताना जरूरी था। ये F1 जनरेशन के रिजल्ट थे और इन्हीं को क्या करके अपन ने बनाया है ये पूरा चेकर बोर्ड बना के। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बना के क्या बना दिया अपन ने, इनका F2 जनरेशन का रिजल्ट निकाला है। ठीक है, अब ये जो F2 जनरेशन है इसको समझो, इसमें से आपको करनी पड़ेगी क्या, स्टडी। ठीक है, इसकी करनी पड़ेगी आपको स्टडी। कैसे स्टडी करनी पड़ेगी इसकी, देखो समझो। F2 जनरेशन के अंदर से आपको क्या स्पॉट करना है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है जहां जहां पर वो एक्सप्रेस होगा, है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर कहां कहां पर है, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर आपके पास क्या, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। ठीक है, जिसके पास एक R भी अगर कैपिटल है और जिसके पास एक Y भी अगर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करता है ना, इतना रूल पता है। तो देखो इसके पास भी एक R कैपिटल, एक Y कैपिटल अगर है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, ये बन जाएगा राउंड येलो। ठीक है, तो राउंड येलो वाले जितने भी हैं अपन ना यहां पर लिख लेते हैं। देखो राउंड येलो वाले जितने भी हैं उन सब पर अपन बनाते जाते हैं क्या, ट्रायंगल। ठीक है, राउंड येलो पे अपन बनाते जाते हैं क्या, एक सिंबल बना लेते हैं, ट्रायंगल अपन को बनाना है कि राउंड येलो वाले कितने हैं अपने पास। ठीक है, ताकि अपन लास्ट में काउंट कर सकें। ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड येलो, ये भी हो गया राउंड येलो। ठीक है,
ये भी हो गया राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है इसके पास भी है, इसके पास स्मॉल वाई है, इसके पास कैपिटल एक भी नहीं है। ये हो गया राउंड येलो, इसके पास भी एक भी कैपिटल वाई नहीं है। ये हो गया आपका राउंड येलो, ये भी हो गया राउंड एंड येलो। यहाँ पर नहीं है मैम, इसके पास आर कैपिटल नहीं है ना, इसके पास भी है, ये भी हो गया राउंड येलो, यहाँ भी कहीं नहीं है। कितने हो गए राउंड येलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। तो ये हो गया आपका राउंड येलो वाला कैरेक्टर कितना? 9। नेक्स्ट देख लो कि जो राउंड तो हो पर कैसा हो? ग्रीन हो, है ना, पर कैसा हो? ग्रीन हो। तो इसके ऊपर मैं बना देती हूँ स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं राउंड ग्रीन कितने मिलते हैं। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? एक कैपिटल आर होना चाहिए कम से कम और एक स्मॉल वाई होना चाहिए, है ना। स्मॉल वाई जो होगा वो कैसा होगा? दोनों स्मॉल होने चाहिए तभी होगा, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल वाई अगर हो गया तो फिर वो येलो हो जाता, है ना। तो दोनों कैसे होनी चाहिए? स्मॉल। तो देखो एक कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, कहां मिल रहा है ऐसी कंडीशन? यहां मिल रही है। क्या मिल रही है मैम? एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई। बना दो इसके ऊपर स्क्वायर, बना दिया भाई, एक हो गया। ये देखो यहां भी है, ये हो गया 2। और कहां मिल रहा है? और कहां मिल रहा है? एक कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये मिल रहा है मैम, ये मिल गया। तो ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी थर्ड। ठीक है, कितने हो गए? 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गए मैम आपके पास 3। अब सिमिलरली आप देखो रिंकल्ड से स्टार्ट करो, रिंकल्ड से स्टार्ट करो, पहले येलो और फिर ग्रीन, है ना। इसके ऊपर सिंबल क्या बनाओगे अपन? सर्कल बना लेंगे। चलो सर्कल बना लेते हैं इसके ऊपर। देखो रिंकल्ड के लिए क्या चाहिए? दोनों स्मॉल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई एक होना चाहिए, कम से कम एक, है ना। दोनों स्मॉल आर कैसे मिलेंगे? ये मिल गए मैम, ये इसको बना दो सर्कल। ये भी दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है, ये हो गया डन। ये भी दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है, इसको भी बना दो मैम सर्कल। कितने हो गए सर्कल? 1 2 एंड 3। ये बन गया कितना? 3। अब लास्ट कैरेक्टर क्या बन सकता है? रिंकल्ड। लास्ट क्या बन सकता है? रिंकल्ड ग्रीन, राइट। अब इसके ऊपर क्या बना दो मैम? स्टार बना लो। एक काम करो, ठीक है, इसके ऊपर स्टार बना लो। कहां मिल रहा है? रिंकल्ड ग्रीन की कंडीशन को चाहिए कि दोनों रेसेसिव वाले दोनों ही होने चाहिए, दोनों होते हैं तभी वो एक्सप्रेस होते हैं। तो दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होनी चाहिए। ये मिल रहा है मैडम अपन को यहां, सिर्फ इसमें, सिर्फ इसमें। तो ये मिल गया आपको कितना? 1। ये हो गया आपका कितना? 1। ठीक है, ये कहानी बहुत लंबी खिंच रही है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा खिंच रहा है, बिल्कुल भी इससे बोर मत होना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ भी छूटेगा नहीं अगर ये यहां समझ लिया। ठीक है, देखो अब ये 9:3:3:1 का जो रेशो निकल के आया है आपके सामने, ये बता रहा है क्या? ये क्या है पूरा का पूरा? ये पूरा है क्या है आपका? देखो समझो, ये जो आप बता रहे हो, ये आप क्या बता रहे हो? फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हो ना, कि वो राउंड दिख रहा था, वो रिंकल्ड दिख रहा था। राउंड कैसा दिखता है मैम? राउंड दिखता है मैम ऐसा, ठीक है, और होता है कैसा? वो अंदर से येलो, है ना, राउंड और येलो। ठीक है, अंदर से पूरा कैसा है वो? येलो। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं सीड की, ठीक है, ये राउंड येलो की बात की है मैंने, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कि मैम ये वाला कैसा था? ये वाला कैसा था? रिंकल्ड। मतलब उसमें क्या थे? अरे भाई कलर्स आज तो साथ दे दो। उसमें क्या थे मैम? रिंकल्स थे। क्या थे? रिंकल्स। ठीक है, ऐसा श्रिंक्ड टाइप का, अजीब सा, रिंकल्ड। और अंदर से कैसा है वो? पूरा ग्रीन, है ना, रिंकल्ड और ग्रीन। ये दो तरह के सीड अपन ने कंसिडर किए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, क्लियर इतनी बात? अब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन सीड को आपने कंसिडर किया है। इन राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन सीड को जो आपने कंसिडर यहां पर किया है, ये क्या है बेटा? ध्यान से समझो, ये है इसका फिजिकल अपीयरेंस, कि कोई चीज राउंड है इन शेप या रिंकल्ड है इन शेप, या फिर वो येलो दिख रही है या फिर वो ग्रीन दिख रही है, ये सब उसका फिजिकल अपीयरेंस है। ये कहलाता है फिनोटाइप। ये क्या कहलाता है? फिनोटाइप। लेकिन आपसे सिर्फ फिनोटाइप नहीं पूछा, आपसे तो जीनोटाइप भी पूछा है, तो मतलब ये क्वेश्चन और लंबा जाएगा। आपको अभी इसका जीनोटाइप भी निकालना है। फिनोटाइप तो आपने देखे ना कि 3 तरह के दिख रहे हैं मैम, 1 2 3 एंड 4। फिनोटाइप तो मैम मिल गए अपन को 4। पर देखो क्या फिनोटाइप से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो? फिनोटाइप 4 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। जीनोटाइप पता करना जरूरी है मैम। जीनोटाइप क्या है? 9 है, 8 है या 16 है? हाँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर दे। 9 + 3 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया 9 + 3? मैम 10 11 12 13 14 15 एंड 16 लगा दो, ये हो गया 16, लगा दो। पूरा जो मैं बता रही हूँ, जितने भी
स्टूडेंट लग रहा है कि लेंदी है या बोरिंग है, हम पूरा एक क्वेश्चन के लिए इतना क्यों पढ़े, तो बस लगा दो फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 16, हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा बताते हैं, ठीक है, कैसे गलत होगा बताते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंट करना है यहां पर इसका क्या, जीनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप कैसे काउंट करोगे, मैं ये पूरा इरेज कर रही हूं आपको फिनोटाइप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार अच्छा पहले मैं बोल दूं, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाती हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो अब देखो, पूरा नहीं करना भाई, इतना ही करना है बस अपन को। चल 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 चल, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जीनोटाइप कैलकुलेट करना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत कंसंट्रेशन और बहुत पेशेंस के साथ आपको जीनोटाइप जो है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करोगे, जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है कि बिल्कुल सेम जीनोटाइप, ठीक है, बिल्कुल सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बिल्कुल सेम टू सेम। कहीं और है क्या, चेक करो, कहीं और है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है, नहीं है ना। देखो यहां लिखते जाएंगे अपन, ठीक है, एक अपन बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर अपन लिखते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इतने आएंगे। रिमेनिंग अपन नेक्स्ट बॉक्स में बना लेंगे, ठीक है। एक और बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे जो बचेंगे अपने। इसके भी अभी फिलहाल 5 बना लेते हैं अपन, फिर देखते हैं कितने बनते हैं, ठीक है। देखो ये वाला एक है अपने पास, ये वाला एक है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसमें कितने आते हैं, इस तरह के कितने मिले आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले सिर्फ एक मिला, सिर्फ एक मिला ना, ये जीनोटाइप। नेक्स्ट जीनोटाइप ये वाला कंसीडर कर लूं मैं, रैंडमली बस लाइन बाय लाइन लेती जा रही हूं, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला देखो कितना है, दोनों कैपिटल आर है मैम, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। ये वाले देखो कितने हैं आपके पास, एक यहां पर है, एक यहां पर है मैम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहीं और है क्या, 2 कैपिटल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, कहीं और है, कहीं और है मैम, ये भी है, ये भी है मैम, सेम टू सेम मिल गया, 2 हो गए। और कहीं है 2 कैपिटल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, और कहीं है, और कहीं है, और कहीं है मैम, कहीं नहीं है मैम, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ 2 हैं। चलो नेक्स्ट वाला उठा लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, उठा लो ये वाले नेक्स्ट वाले, ठीक है। जो हो चुके हैं, जो हो चुके हैं उनको क्या करते जाते हैं अपन, कलर मारते जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। जो हो चुके हैं उनको अपन क्या मारते जाते हैं, कलर मारते जाते हैं। ये वाला हो गया अपना, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इन पे ऊपर कलर मारते जाते हैं। नेक्स्ट अपन कंसिडर करना है ये वाला, इसको भी कलर मार दो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, कहां है ये, कहीं और है क्या, ये कहीं और है क्या, ये मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे, यहां पर है, 2 हो गए, ठीक है। और कहीं है, और कहीं है, और कहीं है, किसी को दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, नहीं भाई मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, यही था अपने पास, कितने मिले अपन को, 2। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, सबको कलर मार दो, सबको कलर मार दो, ठीक है। ये कहां मिला था अपन को, यहां, है ना, इसको भी कलर मार दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, बहुत इजी है ये, बस इसका ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है, कीन ऑब्जर्वेशन है, इसकी वजह से ये आपको लेंदी लगता है। एक क्वेश्चन है पर इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए मैं इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये वाला देखो कहां मिल रहा है, ये वाला देखो कहां मिल रहा है, इसको मैं कलर मार दूं, देखो कहां मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहां मिल रहा है मैम, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है मैम, इसको कलर मार दो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैम यहाँ भी मिल गया, इसको भी कलर मार दो। ये भी मिल गया मैम, इसको भी कलर मार दो। कितने हो गए ये, 1 2 3 4, और भी कहीं है, और भी कहीं है, बताओ कहीं है, नहीं है मैम, कहीं नहीं है मैम। तो ये हो गए आपके 1 2 3 एंड 4, कितने हो गए ये वाले, 4 हो गए मैम। नेक्स्ट देखो कौन सा है आपके पास, यहाँ पर कैपिटल आर दोनों है और दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, ये कितने हैं, कलर मारते जाएंगे साथ में, है ना। एक तो यही है खुद ही, और दूसरा कहीं है जिसमें दोनों कैपिटल आर हो और दोनों स्मॉल वाई हो, नहीं है मैम, नहीं है मैम, कहीं नहीं है। तो ये कितने हो गए आपके पास, 1। नेक्स्ट जीन उठाओ फटाफट से, कौन सी है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई। आप देखो इसको कलर मारो, कलर मारो इसको, कहीं और है, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, मैम ये भी है।
और कहीं है? नहीं है मैम, इतनी तो बचे हैं। अब तो कम होते गए, अब तो आसान हो गया। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। कितने मिलेंगे अपन को? 2, ठीक है। नेक्स्ट जीन उठाओ, कौन सी है? दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई। नेक्स्ट उठाओ, कौन सा जीनोटाइप है? ये वाला है, ये जीनोटाइप है। अब इस जीनोटाइप को देखो, कलर मारो, कलर मारो। कहाँ है ये? सेम कहीं और है? कहीं और है ये? बताओ, इन तीनों में? नहीं है मैम, तीनों अलग है। नहीं है मैम, अलग है, अलग है, अलग है। तो ये कितना हो गया? एक ही हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। साथ ही बता भी दूं कि ये दोनों यहां पर है ना, ये दोनों यहां पर है, ठीक है। दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये कितने हैं? 2 आपके पास। लास्ट आपके पास क्या बचा कि दोनों स्मॉल आर होंगे, दोनों स्मॉल वाई होंगे। ये हो गया इसका जीनोटाइप, ठीक है। यहां कुछ नहीं है आपके पास, ठीक। ये हो गया आपका जीनोटाइप, प्रॉपर जीनोटाइप के इतने जीनोटाइप आपको देखने को मिले, मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सेम टू सेम वाला। कितना वेरिएशन देखने को मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझे? कितना मिला? 9। तो जीनोटाइप कितना निकल कर आया? 9। कहां दिया है ऑप्शन में 9? सिर्फ एक ही में दिया है, सिर्फ एक ही में दिया है। बहुत लंबा कैलकुलेशन था, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो डन। बहुत लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन इसे किए बिना, इसे पूरा बोर्ड बनाए बिना, पूरा क्रॉस बनाए बिना आपका ये किया कर पाना पॉसिबल नहीं था। मैं शॉर्ट में बताती तो इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है ना। सिर्फ यही बन जाता, ये समझ आ जाता, इसको मैं समझा देती, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं बनते और ये मेरा मोटिव नहीं है। मुझे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाना है जिससे आप उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी कर सको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, both deoxyribose and ribose belong to a class of sugars which is called as what? deoxyribose और राइबोस दोनों ही एक क्लास ऑफ शुगर से बिलोंग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? देखो, एक क्लास ऑफ शुगर जो है ट्रायोजेस, हेक्सोजेस, पेंटोजेस एंड पॉलीसैकेराइड्स। पहले मैं इसका आंसर बता दूं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करती हूं। देखो, आप सबको पता है कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस जो है वो दोनों सेम टाइप ऑफ क्लास से बिलोंग करते हैं, पेंटोजेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पेंटोजेस से बिलोंग करते हैं। डीऑक्सीराइबोस जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो है आपका पूरा फुल फॉर्म ही होता है किसका? डीएनए का। ये पाया जाता है किसमें? डीएनए में, है ना। डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है डीएनए में और राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए में, इसलिए ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम में ही है उसका वो राइबो, तो राइबोस, और डीऑक्सीराइबो तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए में पाई जाती है, दोनों किसका फॉर्म है? पेंटोजेस का फॉर्म है, ठीक है। पेंटोजेस क्लास से की शुगर है ये, ठीक है। पेंटोजेस का स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है, पेंटोजेस का स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है कि कैसा होता है, तो मैं बता दूं। चलो देखो क्या होता है, क्या होता है। देखो, पेंटोजेस का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता रही हूं। क्यों बता के बता रही हूं? अगेन सेम प्रोसेस, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपका छूटे ना, है ना। देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। क्या कर रही हूं मैं इसके अंदर? मैंने इसके अंदर बनाए क्या? कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले आपको इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करोगे भाई? ऑक्सीजन की तो हो गई मैम, 2 बॉन्ड बना लिया उसने, कार्बन की नहीं हुई, इसके बनवा दो आप, बस इतना ही तो करना है। इसके बॉन्ड बनवा दो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बॉन्ड कैसे बनवा दूं मैं? सबसे पहले तो अपना फ्री का हाइड्रोजन लगा दूंगी मैं सबके पास, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने सबको दे दिया, एक एक हाइड्रोजन बांट दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? सबको एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप बांट दिया, ठीक है। सबको एक एक OH बांट दिया, ठीक है ना। देख लेना, वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन की सेटिस्फाइड है ना, एक यहाँ पर कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, राइट, सबकी सेटिस्फाइड है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर एक आता है भाई, इसमें एक ग्रुप अटैच होता है CH2OH, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। तो ये जो मैंने पूरा पेंटोज शुगर का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है आपको, पूरा का पूरा पेंटोज शुगर का, इस स्ट्रक्चर में देखो वैलेंसी तो सारी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा कहानी में, ठीक है। यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा कहानी में, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, इस कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट? क्यों, किस रीजन से आ रहा है? देखो,
सेम टू सेम बना रही हूँ, वही पेंटोज शुगर ही बना रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है मैम, फिर से करो वैलेंसी सेटिस्फाई, ठीक है। इसके पास लगा दो 2 बॉन्ड, इसके पास लगा दो 2, इसके पास लगा दो 2, इसके पास लगा दो 2, ठीक है। इसके पास वही CH2OH है ही, ठीक है। यहां से क्यों शुरू कर रहे हो, यहीं से करते हैं फर्स्ट से, चलो यहां से कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अरे भाई ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मैडम आप तो गलती कर रही हो, मैडम आप तो गलती कर रही हो। हाँ क्या गलती करी मैंने, क्या गलती कर दी मैंने? मैम आप तो गलती कर रहे हो, बस कर रहे हो मतलब कर रहे हो। हमने बोला ना, यहाँ पे आपने दोनों में हाइड्रोजन लगा दिए, आपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो लगाया ही नहीं। हाँ क्यों नहीं लगाया, ये कोई बात होती है, ये कोई बात होती है क्या? हाँ मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन नहीं भाई, ये है आपकी राइबोज शुगर और ये है आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अरे अरे शुगर, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर होता है क्या, यहां पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और यहां पर सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होना चाहिए था वो नहीं होता है, वहां पर भी नॉर्मल हाइड्रोजन ही होता है। यही बेसिक डिफरेंस है आपका राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के बीच में। दोनों ही फॉर्म है किसके, पेंटोज शुगर के। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब इससे रिलेटेड आपके ये वाले क्वेश्चंस भी अगर बने तो वो आपसे आराम से बनेंगे, ठीक है ना। इनमें भी कोई डाउट नहीं होना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, स्टार्ट कर दूं मैं नेक्स्ट, स्टार्ट कर दूं मैं नेक्स्ट। कितना सुंदर दिख रहा था ना ये, हाँ ऐसा लग रहा था केमिस्ट्री पढ़ने लग गए। चलो देखो, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज, फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई मैम। अभी केमिस्ट्री पे आए थे, अब फिजिक्स पे आ गए, मतलब चल क्या रहा है, बायोलॉजी की सीरीज है ना पक्का। अरे भाई, अरे भाई बायोलॉजी में आपको क्या बायोकेमिस्ट्री नहीं पता? हाँ सब कुछ होता है इसके अंदर। देखो देखो देखो, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज, डीएनए और हिस्टोन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, बताओ जरा, बताओ जरा। ये वाला क्वेश्चन तो भाई मतलब आराम से करेंगे यार, इतनी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल अरेंज करके असेंबल करके, मैं कह रही हूँ ना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन एक अलग तरीके का और एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरा लगाओ, ज्यादा टाइम आपको नहीं दे रही हूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट भी नहीं होने वाला है, सिर्फ 5 सेकंड दे रही हूं, फटाफट से सोचो इसके बारे में क्या होगा। चलो बताऊं मैं, बता दूं मैं। देखो देखो क्या होता है, डीएनए की बात करनी है अपन को, हिस्टोन की बात करनी है और बताना है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। देखो डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होते हैं मैम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर्स होती है ना। फॉस्फेट ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करूंगी, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करूंगी तो इसके पास होता है क्या, इसके पास होता है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं जिनकी वजह से डीएनए के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए कहते हैं कि डीएनए जो है भाई वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। हिस्टोन की बात अगर करेंगे तो इसके पास होते हैं बहुत सारे क्या, बेसिक प्रोटीन्स, जैसे कि बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं इसके पास, लाइसिन्स, आर्जिनिन्स, ठीक है। इस तरह के बेसिक अमाइनो एसिड्स की इसके पास अबंडेंस होती है, ठीक है, अबंडेंस होती है इसके पास। अब इन ज्यादा मतलब अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन्स में, ठीक है। अब ये सारे जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो कितना बन जाता है हिस्टोन के ऊपर, सिर्फ वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। इसका कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन आपसे किसी एक का नहीं पूछा, आपसे पूछा है नेट चार्ज कितना होगा डीएनए और हिस्टोन दोनों पर, है ना। हिस्टोन जो होता है उसी के ऊपर डीएनए जो है वो पूरा कॉइल्ड होता है, तो नेट चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो दोनों होगा, ठीक है ना, डीएनए में नेगेटिव और हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज। समझे बात, समझे बात। यहां पर देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चार्जेस का, चलो डन ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑलमोस्ट अपन ने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सिकल सेल अभी अपन ने बात की थी ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह आ गया था भाई वेलिन के, नहीं मुझे रहना है यहाँ पे, तो निकल जाए यहाँ से, बस वही, बस वही।
इसके लिए क्या बात हो रही है कि दैट इट कांट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स, इसको आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज है, और इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए में से है या बी में से है या फिर सी में से है या फिर सारे के सारे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या होती है ना। देखेंगे यहां पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये जो सिकल सेल एनीमिया है भाई, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये है क्या, ये एक ऑटोजोम लिंक्ड, ये एक ऑटोजोम लिंक्ड, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, रेसेसिव है, ठीक है, ध्यान देना इसके ऊपर, अभी आएगा इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स को डील करने के लिए। ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, जो कि होता कैसे है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। ये तो पता है ना अपन को, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एंट्री मार लेता है, इतना तो पता है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है कि इट कांट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, तो हाँ कैन नॉट बी ट्रीटेड, सही बात है भाई। रेसेसिव ट्रेट है भाई, ये क्रोमोसोम पे हो रही है, ऑटोजोम पे लिंक्ड है, तो उसका आयरन सप्लीमेंट से क्या लेना देना है, हाँ, तो भाई इससे तो ट्रीट नहीं हो सकती, सही बात है। मॉलिक्यूलर डिजीज है, तो भाई सीधी सी बात है, क्रोमोसोम पे ये लिंक्ड है अगर, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, बायोमॉलिक्यूल है, उसी से रिलेटेड डिजीज है भाई, मॉलिक्यूलर डिजीज है, सही बात है। इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो ये जो इसकी, ये क्योंकि क्या बोला मैंने कि ये रेसेसिव ट्रेट है, ये क्या है, रेसेसिव ट्रेट है ना। अब ये जो रेसेसिव ट्रेट है ना, इसमें होता क्या है, देखो अगर मैंने बोला, ठीक है ना, कि ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है इसका, ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है इसका, जो इंडिविजुअल जो है सच में सिकल सेल एनीमिया से क्या हो रहे हैं, इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो दिख रहे हैं इन्फेक्टेड, ठीक है, जिनमें डिजीज हो चुकी है, ये वो वाला इंडिविजुअल का मैंने पेयर बताया, और ये वो वाला इंडिविजुअल, ठीक है, ये होमोजाइगस, ठीक है। और अगर मैंने नेक्स्ट पेयर आपको बताया क्या, HbS या HbA, ठीक है, ये क्या है, ये सिकल सेल एनीमिया से इफेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, दे आर द करियर्स, ये क्या है, करियर्स है, ठीक है, ये क्या है, करियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस, ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये जो हेट्रोजाइगस है ना, ये जो हेट्रोजाइगस लोग है ना, जो करियर्स है सिकल सेल एनीमिया के, जो खुद इन्फेक्टेड नहीं है, इन लोगों में ये टेंडेंसी होती है, इनमें ये टेंडेंसी होती है भाई, क्योंकि इनका अंदर क्या होता है, ये जो हेट्रोजाइगस वाला जो म्यूटेंट वाला क्रोमोसोम है ना, ये क्या करता है, ये जो इन्फेक्टेड सेल होती है ना, मलेरिया से जो इन्फेक्टेड सेल होती है, प्लाज्मोडियम आपका फेल्सीपेरम से, ठीक है, उससे जो इन्फेक्टेड सेल होती है उसको खाने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है, ये म्यूटेंट वाली, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इंसान सिकल सेल एनीमिया का करियर है, ठीक है, जो उसका कैरियर है, जो उसके लिए हेट्रोजाइगस बना रहा है आपका पेयर, ठीक है, वो कभी भी मलेरिया को एक्वायर नहीं कर सकता, मलेरिया से इन्फेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको पहले ही मार दे रहा है, उससे जैसे इन्फेक्टेड हुई सेल उससे वो उसको पहले ही मार दे रहा है, ये कंडीशन इसके अंदर होती है। तो भाई ये वाली कंडीशन भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द ऑप्शन, है ना। बचा ही क्या हमारे पास, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, फटाफट से लो, फटाफट से लो, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली, भैया हाईएस्ट जीन्स, ठीक है, हाईएस्ट जीन्स होती हैं, सबसे पहला जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर, कभी भी कोई पूछे याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होती हैं, ठीक है, और सबसे कम होती है फिर सबसे लास्ट वाले में, फर्स्ट में ज्यादा है तो लास्ट में सबसे कम होगी, लास्ट में भी एक्स और वाई दोनों लास्ट हो सकते हैं मैम, तो जो लास्ट वाला वाई है उसमें सबसे कम होगी, ठीक है, वाई अगर है तो उसमें सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये वाला पेयर जो बन जाएगा आपके लिए क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ये बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्रोमोसोम 1 एंड वाई। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये तो बहुत इजी निकल गया मैम, ये तो बहुत इजी निकल गया, क्यों, क्योंकि भाई लाइकन्स के बारे में अपन को पता ही है, ये सिर्फ अच्छी अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रहूंगी भाई मैं, हाँ, आई एम वेरी हाइजीनिक काइंड ऑफ पर्सन, है ना, जहां पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ वहीं ग्रो करते हैं, जहां पोल्यूशन है वहां ग्रो ही नहीं करते, ठीक है, इसीलिए इनको यूज किया जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह, कि भाई लाइकन को ग्रो करवा के देख लो उग रही कि नहीं, उग रही मतलब सही कंडीशन, नहीं उग रही मतलब पोल्यूशन है, ठीक है। आप देखो, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द,
यहां पर काम करेगा, इस क्वेश्चन को क्रैक करने में काम करेगी एक ट्रिक। कौन सी ट्रिक? टर्म को ब्रेक करो, ठीक है, टर्म को ब्रेक करो। क्या है टर्म? पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, ये पैलियो और ये ऑन्टो, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है, ये जो पैलियो वर्ड यहां पर है इसका मतलब होता है एंशिएंट, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? एंशिएंट, ठीक है। और ऑन्टो का मतलब होता है लिविंग, ऑन्टो का मतलब होता है लिविंग। मैम बहुत कुछ पुचुर लिख दिया पर ठीक है, चला लेना। एंशिएंट और लिविंग, ठीक है। तो एंशिएंट जो लाइफ हुआ करती थी, लिविंग कंडीशंस हुआ करती थी, लाइफ लिख लो चलो उसको, ऑन्टो को, ठीक है, लिविंग लिख लो या लाइफ लिख लो, ठीक है। एंशिएंट लाइफ से रिलेटेड एविडेंसेस जो आपको दे रहे हैं इवोल्यूशन के, वो किसको रेफर करेंगे, ठीक है, किससे रेफर करेंगे, किससे मिलते हैं आपको वो एंशिएंट लाइफ से रिलेटेड एविडेंस? तो भाई वो क्या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे मैम, ये तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहा। हाँ, टर्म से अब आप समझ पा रहे हो ना, पूछा क्या है? होमोलोगस ऑर्गन से करेंगे क्या? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब तो वो होता है ना कि वो ऑर्गन्स जो कि क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, ये नहीं। या फिर फॉसिल्स, तो भाई फॉसिल्स की स्टडी तो मैम बताती है कि पहले वाले क्या एविडेंसेस थे, ठीक है, प्रीवियस, तो भाई ये तो हो सकता है। एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन तो किसी भी चीज का मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल बताते हैं डिफरेंसेस, है ना, ये उसका रेफरेंस देते हैं, तो ये उसके लिए नहीं है। फॉसिल्स विल बी द करेक्ट आंसर, फॉसिल्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रही है, फिर से एनालॉगस ऑर्गन आ गए मैम। एनालॉगस ऑर्गन किसकी वजह से अराइज होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन होते क्या है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन एग्जैक्टली पहले होते क्या है ये समझो, और उसके लिए ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन समझना पड़ेगा, साथ ही आपको समझना पड़ेगा क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सब समझना पड़ेगा क्या? ना 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 ना, सबसे पहले आप तो सिर्फ समझो क्या कि एनालॉगस ऑर्गन क्या है ना। एनालॉगस ऑर्गन के बाद आप समझ लो कि वो किस इवोल्यूशन से अराइज होते हैं, है ना। बस ये समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप समझो एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन की बात अपन कर रहे हैं, तो देखो ये कहां से अराइज होते हैं मैं आपको बताऊं, ठीक है। ब्रीफिंग में वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। देखो क्या होता है, इवोल्यूशन की बात जब भी अपन कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे करके चीजें इवॉल्व हुई, है ना, तो मैं डायरेक्टली आपको एक ही टाइप का इवोल्यूशन यहाँ बता रही हूँ। देखो किस तरह का मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। देखो किसी भी चीज का मैं यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का बेसिक मीनिंग पहले बता दूं, फिर मैं इवोल्यूशन एक ही टाइप का बताऊंगी जो हमारे लिए रिलेवेंट है अभी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है चीजें क्या कर रही हैं, कन्वर्जेंट का मतलब आके चीजें क्या कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। जगह जगह से आके अगर लाइट रेस क्या कर रही है, एक ही जगह पे मिल रही है ना, कन्वर्ज हो रही है, तो उसे आप क्या बोलते हो कि कन्वर्जेंट है चीजें, है ना, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, आके सिकुड़ रही है, ठीक है, एक ही जगह पे आके मीट कर रही है। और अगर मैं बोलूं कि सेम पॉइंट से क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के क्या होती जा रही हैं, डाइवर्ज होकर अलग 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 जगह पे फैलती जा रही हैं, तो इसे आप क्या बोलते हो, डाइवर्जेंट बोलते हो। इसे क्या बोलते हो, कन्वर्जेंट बोलते हो। बस अब इन टर्म्स को रिलेट करते जाना, मतलब आपने अगर इवोल्यूशन नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, मैं अब आपको बता रही हूँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन का उसी से रिलेशन है, ठीक है। मैं आपको कन्वर्जेंट बता रही हूँ। कन्वर्जेंट में क्या होता है, अलग अलग एंसेस्टर वाले, ठीक है, अलग अलग एंसेस्टर वाले, जिनका एंसेस्टर बिल्कुल अलग ही था, कोई जो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि भाई एंसेस्टर इनके जी नहीं पाए, तो वो ऑर्गेनिज्म सोचते हैं कि भाई हमारे एंसेस्टर नहीं सरवाइव कर पाए, तो क्यों ना हम लोग एक जैसा कोई एक, क्योंकि हम सिमिलर कंडीशन में है, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में होते हैं। ये सब जो मैं आप बोल रही हूँ, ये एक एक वर्ड इसकी पूरी थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंट एंसेस्टर्स वाले, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, लेकिन जिन्हें सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करना है, वो क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, सिमिलर फीचर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है, ये आके मिल गए कहां पर, एक ही पॉइंट पर। देखो अलग पॉइंट पर रहने वाले आके मिल गए एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, कि उन्होंने एक सिमिलर फीचर को अडॉप्ट कर लिया। इसका एग्जांपल आपको क्या मिल सकता है, इसका एग्जांपल आपको मिल सकता है विंग्स, इसका एग्जाम्पल आपको मिल सकता है विंग्स। किस किस के मैम, इंसेक्ट के विंग, ठीक है, और बर्ड्स के विंग्स, है ना, और किसके, ठीक है, जैसे बर्ड में बैट और इन सब के विंग्स अलग होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सब के जो विंग्स होते हैं, सबके अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है ना ये, लेकिन सब में विंग्स का फंक्शन तो सेम है, उड़ना, कि मतलब कोई भी अगर रास्ते चलते में खाने आए तो क्या करना भाई, उड़ के भाग जाना, बच जाओगे, लाइक सर्वाइव कर लोगे, राइट।
तो इस तरह से जब अलग एंसेस्टर के अलग स्पीशीज के लोग एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जिसका एग्जांपल है क्या, जैसे कि उन्होंने एक जैसे कैरेक्टर स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, विंग्स को इंसेक्ट्स ने, बर्ड्स ने, सब ने, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। और ये जो एक जैसे ऑर्गन इन्होंने बनाए, ये जो एक जैसे ऑर्गन इन लोगों ने डेवलप किए, ठीक है, एक जैसे ऑर्गन का मतलब ऑर्गन बिल्कुल सेम नहीं है। इंसेक्ट के विंग्स बहुत अलग होते हैं, बर्ड्स के विंग्स बहुत अलग होते हैं, फंक्शन तो सेम है ना, फंक्शन तो सेम है ना। तो सिमिलर फंक्शन को एग्जिबिट करने वाले जो ऑर्गन इन्होंने बनाए, यही कहलाते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन्स। यही कहलाते हैं आपके क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इसलिए एनालॉगस ऑर्गन्स किस वजह से अराइज हुए, उसकी वजह क्या थी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो यहां हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, उसका रीजन क्या था, उसका एग्जांपल क्या है, और एनालॉगस ऑर्गन क्या है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने इसके साथ ही सॉल्व किए। मतलब आप एक क्वेश्चन पर उसके साथ आप उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन साथ में फ्री में प्रिपेयर कर रहे हो, समझो। नेक्स्ट देखो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 24, evolution of life shows that forms had a trend of move from। लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है वो क्या दिखाता है कि जितने लाइफ फॉर्म्स हैं कैसे, किस ट्रेंड को फॉलो करके मूव कर रहे हैं, ठीक है, किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ये किस ट्रेंड को फॉलो करके मूव कर रहे थे। क्या पानी से लैंड की तरफ आए थे, या धरती से पानी की तरफ गए थे इवॉल्व करते, या ड्राई लैंड से वेट लैंड की तरफ गए थे इवॉल्व करते हुए, या फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ चले गए इवॉल्व करते हुए। तो भाई हम देख ही रहे हैं भाई कि हमारा जो पूरा एंसेस्ट्रल, पूरा आप उठा के देखोगे किंगडम अपन ने पढ़े, बिगिनिंग हुई थी कहां से, एक्वेटिक से, फिर धीरे धीरे कैसे आए थे, एम्फीबियन आए, जो एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, फिर टेरेस्ट्रियल पे आके चीजें एंड हुई। तो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ जा रहे हैं मैम, वाटर टू लैंड जा रहे हैं, है ना, लैंड टू वाटर नहीं, ड्राई टू वेट मतलब फिर से वो नमी की तरफ जा रहे हैं, वैसा नहीं, फ्रेश से सी वाटर मतलब वाटर में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं, कहां, वाटर टू लैंड जा रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब आ गए हैं आपके असर्शंस एंड रीजंस। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर ये दो तो ऑलमोस्ट सही होते हैं, सब जगह सेम होते हैं, ये वाले दो स्टेटमेंट्स कई जगह अलग अलग भी होते हैं। जैसे यहां आपको दिया गया है कि असर्शन अगर ट्रू है, रीजन अगर फॉल्स है तो ऑप्शन सी लगाना है, और अगर असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है तो ऑप्शन डी लगाना है। इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट्स बनते हैं, यहाँ पे हो सकता था कि इसका रिवर्स कर दिया हो, इसको ऐसे फ्लिप मार दिया हो, वो अक्षय कुमार की तरह ऐसे फ्लिप करते हैं ना, बस वो कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर रीजन ट्रू है और असर्शन क्या है, फॉल्स, ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ असर्शन रीजन अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो बताओ, ठीक है ना। तो ये वाले ऑप्शंस को चेक कर लिया करो। क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन रीड ही नहीं करते, कि इंस्ट्रक्शन कौन रीड करता है भाई, हम तो सीधे आके जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और फिर वो गलत हो जाएगा तो बोलेंगे मुझे तो आता था, बस वो तो ऐसे ही गलत हो गया। गलत तो गलत होता है भाई, किसी भी वजह से हो। देखो असर्शन क्या कह रहा है, एक्साइन ऑफ अ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन्स, ठीक है। एक पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन्स का बना हुआ है, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्की, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, सब को क्या कर जाते हैं, बियर कर जाते हैं, सब उससे सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, सब में सर्वाइव करते हैं, ठीक है भाई, सही बात है। स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं वो जर्म पोर वाले रीजन पे कहां होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो भाई ये बात भी करेक्ट है, पढ़ा है अपन ने एक्साइन के बारे, स्पोरोपोलेनिन के बारे में, है ना, दोनों बात करेक्ट है। तो देखो फिर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ठीक है। पहले तो इतनी देर में आप लोगों ने अपना, अगर मेरी बात मानी है तो कमेंट कर दिया होगा आंसर, अब देखो वो सही था या नहीं। अब देखो क्या आएगा ऑप्शन इसका, कि भाई असर्शन एंड रीजन दोनों अपने आप में एज अ स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी है कि वो टेम्परेचर पे इतने और सब चीजों पे रेजिस्टेंस शो कर पाता है। स्पोरोपोलेनिन इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जर्मपोर पे नहीं है, हाँ ऐसा थोड़ी है, ये कोई रीजन हुआ उसका, भाई दोनों अपने आप में स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वजाइना एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल एंड फर्टिलाइजेशन कैनाल, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि बोथ इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स इन द वजाइना ऑफ फीमेल। अब देखो समझो क्या कह रहा है, कॉपुलेशन कैनाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फर्टिलाइजेशन कैनाल, अगर फर्टिलाइजेशन भी वजाइना में ही होगा तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन भी वजाइना में ही होगा ट्यूब में क्या होगा भाई, हाँ ये तो ये फर्टिलाइजेशन कैनाल नहीं है, ठीक है। कॉपुलेशन तक ठीक,
अब दूसरा कह रहा है कि इंसेमिनेशन भी वजाइना में ही होगा और गैमीट्स का फ्यूजन भी वजाइना में ही होगा। भाई इंसेमिनेशन होगा कॉपुलेशन के वक्त, वो ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो की वही, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही, एक ही बात कह रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट में कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन तक सही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सेम बात, ये सही नहीं है फॉर वजाइना, है ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, ये तो दोनों गलत हो गए मैम, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आ जाओ नेक्स्ट। 27 कह रहा है अ पर्सन शुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ दे हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब कुछ हेल्दी है, बट आर इमोशनली इम्बैलेंस्ड, लेकिन इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में किसने दिया है? WHO ने दिया। भाई क्यों बदनाम कर रहे हो WHO को, क्यों बदनाम कर रहे हो? उसने तो ये कहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक टोटल वेलबीइंग है, इंसान इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी होना चाहिए और सोशली भी होना चाहिए, सोशल बिहेवियर भी, उसका बिहेवियर भी, कंडीशन उसकी सब कुछ सही होनी चाहिए, मतलब एक टोटल वेलबीइंग होनी चाहिए, तब वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ये स्टेटमेंट था WHO का, क्यों बदनाम कर रहे हो उसको बेचारे को? तो भाई ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं है WHO का, और ये भी गलत है कि ऐसा इस तरीके का इंसान, मतलब इस तरीके की कंडीशन अगर पाई जाए उसमें, तो फिर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों गलत फिर से हो गए मैम, दोनों गलत, सही तो आई नहीं ना, दोनों गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज, ठीक है। मेंडल ने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज किया था आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए जेनेटिक स्टडीज में। फॉर सेवरल जनरेशंस अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि काफी सारी जनरेशंस को जब आप स्टडी करोगे तो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है वो एक स्टेबल ट्रेट का इनहेरिटेंस शो करती है, ठीक है, और एक्सप्रेशन शो करती है। तो यस, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि उसने इन्हें चूज किया था और वो इसी रीजन से किया था, ठीक है, इसी रीजन से किया था क्योंकि वो एक स्टेबल इनहेरिटेंस जो है वो शो करती है। तो बोथ असर्शन इन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, डीएनए जो है वो सारे ही ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बायोमोलिक्यूल। आ गई भाई बात जो है यही गलत हो गई, यही गलत हो गई, ठीक है। और मैम ये भी गलत है, ऑल जो लिखा है ना वो भी गलत है, और ये जो सिंगल लिखा है यहाँ पे ये भी गलत है, फिर से दोनों गलत आ गए मैम। भाई डीएनए जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए थोड़ी होता है, कुछ में आरएनए भी तो होता है हमारे पास, हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी तो होता है, राइट। हमारे पास से मेरा मतलब है हमारे जैसे सब हैं तो एनिमल ना, ठीक है, तो भाई कुछ के पास आरएनए भी तो होता है, ठीक। तो ये बात गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कि डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए होता है तो आरएनए क्या होता है? ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है मैम, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों गलत है, बात ही खत्म करो, इस क्वेश्चन को ही हटा दो, दोनों गलत, असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो, according to Big Bang hypothesis about 20 billion years ago, universe was a big ball of only neutrons, एक बहुत बड़ी बॉल थी जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही भाई, बिग बैंग हाइपोथेसिस ने कहा, ठीक है। कब? 20 बिलियन ईयर्स अगो के बारे में बताया। मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज नोन टू जनरेट ट्रिमेंडस हीट, और इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हुआ था उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई थी, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो गया, और उस एक्सप्लोजन की वजह से आए टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंजेस, ठीक है। ये कुछ चीजें इन्होंने बताई, ठीक है, ये कुछ चीजें इन्होंने बताई। अब लास्ट क्वेश्चन है मैम, इंतजार खत्म कर दो, फटाफट से बता दो। देखो देखो देखो, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही, ठीक। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और आई होप अब ये सेशन जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरे 30 क्वेश्चंस इस फर्स्ट सेशन के हमने बहुत आराम से बिना कोई जल्दबाजी किए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आपको मुझे जरूर बताना है कि क्या आपको इस सेशन में मजा आया, क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको अच्छा लगा, क्या आपके कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के बाद क्लियर हुए, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर हो गया है, अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो क्या मैं भी सब क्लियर कर दूं? मैं भी सब क्लियर कर दूं क्या? नहीं मैम, नहीं मैम, एक बार बता दो जरा, एक बार बता दो जरा मैम कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट का बता देती हूँ, लिखकर बताऊं ऐसा सोच रही थी मैं, पर वर्बली बता देती हूँ। देखो,
अभी मैंने आपको जब ये सेशन स्टार्ट किया था तब सब कुछ बता दिया था, है ना। जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने पूरी चीजें आपको बता दी थी कि इसका पूरा प्लान क्या है सीरीज का और किस तरह से ये मतलब चल रही है, राइट। तो अब नेक्स्ट डे आपको कल जब सेशन मिलेगा तो आपको मिलेगा सेशन 2, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। अब वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके 2 और 3 मार्क्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके कल का सेशन अटेंड करना, ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स, क्वेरीज, कुछ भी फीडबैक है अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो प्लीज कमेंट जरूर ड्रॉप करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जो भी चीजें अगर आपको पढ़नी है, कोई भी कंटेंट अगर आपको अवेलेबल चाहिए कहीं से भी, कुछ भी, ठीक है, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो आपको पता है भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल करवाता है। प्लेटफॉर्म्स आपको सबको पता है, ठीक है, यूट्यूब भी है, ऐप भी है और वेबसाइट भी है विच इज www.magnetbrains.com, ठीक है। तो फटाफट से जाके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेंगे क्या, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Till then, bye bye, take care everyone.